हेलो एवरीवन। तो इस नए ड्रामे में हमारा मेन लीड एक अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर बॉस है और उसका नाम है जीजी। जीजी एक हैंडसम, टॉल एंड गुड लुकिंग मैन है और उसकी आईब्रो के पास एक कट का निशान है जो कि उसकी पर्सनालिटी को और भी दबंग बना देता है। जहाँ तक उसके स्वभाव की बात करें तो हर माफिया बॉस की तरह वो भी बहुत रूथलेस एंड डेंजरस पर्सन है। और फर्स्ट ही सीन में उसके लोगों ने एक आदमी को पकड़ा हुआ था जिसने जीजी की डील के साथ गड़बड़ करने की कोशिश की थी और उसकी सजा के तौर पर वो उसका हाथ ही काट देता है। अभी ये मिशन कंप्लीट हुआ ही था कि जीजी को खबर होती है कि उसकी फेवरेट वुमन इस टाइम पर एक मुश्किल में फंसने वाली है। तो वो सारा कुछ छोड़ छाड़ उसी तरफ बढ़ने लगता है। इनफैक्ट जीजी की लाइफ में एक लड़की है और वो काफी सालों से है, जिसे कहा जाए कि उसकी वीकनेस है या फिर उसका इकलौता लव ऑफ लाइफ। तो ये गलत नहीं होगा। और आज भी उसकी गर्लफ्रेंड एक डेंजरस पॉइंट पर गलत मौके पे गलत टाइम पर मौजूद थी, तो वो जाता है और एक पोजेसिव बॉयफ्रेंड की तरह उसे रोमांटिक स्टाइल में वहां से निकाल कर सुरक्षा करके ले आता है। और इसी के साथ ही हमें एक फ्लैशबैक में ले जाते हैं। अब से 6 साल पहले जब जीजी इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया में नया नया आया था, तो तब एक क्लब में खड़े खड़े कुछ लोगों से उसकी फाइट हो जाती है और यहीं पर ही भागते भागते उसकी पहली मुलाकात अपनी फीमेल लीड यू हाउ से हुई थी। वो जैसे ही उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। और फिर इन दी एंड जब पुलिस इन लोगों को पकड़ लेती है तो सारे बॉयज को उन्होंने लाइन में लगाकर बिठाया हुआ था कि तुम्हें तो यहाँ की इकलौती आई विटनेस हो, तो बताओ लड़ाई किसने स्टार्ट की थी। ऑल्दो लड़ाई तो स्टार्ट की थी जीजी ने, लेकिन फिर भी वो उसकी तरफ नहीं बल्कि किसी और की तरफ इशारा कर देती है। और बस यही वो पॉइंट था कि जब जीजी को लगता है कि उससे प्यार हो चुका था, वो बाद में जाकर उसे पकड़ता है और उससे कहता है कि तुमने झूठ क्यों बोला, मुझे बचाया क्यों। तो वो उससे कहने लगती है कि जिन लोगों को तुमने मारा है वो रोज रोज यहाँ पर आकर लोगों को तंग करते थे। जो भी तुमने किया है मैं खुश हूँ कि तुमने ठीक किया है। अब जीजी उसे दीवार से लगा देता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मुझे देखकर मुझसे डर नहीं लगता। लेकिन वो उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है कि नहीं, तुमसे डर नहीं लगता। अब दूसरा आदमी जो कि एक लोन शार्क था और उसका नाम शाओ नान था, उसी को ही यू हाउ ने फंसा दिया था। जब वो छूट कर आता है तो उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारे भाई ने कर्जे के बदले तुम्हें यहाँ पर बेच दिया है, अब मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। और फिर इसी के साथ ही वो वहाँ की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है। बेचारी यू हाउ बहुत ज्यादा डर जाती है। अब ये बदला लेने का समय था, पता नहीं वो उसके साथ क्या करेगा। लेकिन इतने में जीजी दौड़ता हुआ आता है। अंदर आते ही दरवाजे को अंदर से लॉक करता है और चाबियां बाहर फेंक देता है और फिर एक एक करके उन सारों की इतनी पिटाई लगाता है कि उन लोगों को तो दिन में तारे ही दिखाई दे गए थे। लेकिन इस टाइम पर बेचारी यू हाउ इतनी डरी हुई थी, उसने अपना फेस छुपाया था। जैसे ही जीजी उसे हाथ लगाता है तो वो उस पर हमला कर देती है। और यही वो पॉइंट था कि उसके आईब्रो पर चोट लगी थी और वो कट उसने आज तक सजा कर अपने फेस पर रखा हुआ है। अब वो उसे प्रोटेक्ट करता हुआ अपने साथ ले आता है क्योंकि वो बेचारी ऑर्फन थी। एक भाई था उसका जो शायद अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जीजी बहुत नर्वस था। अपने तीनों लोगों को अलग अलग काम पर लगा देता है। किसी को कहता है कि वुमेन को लेकर आओ, किसी से कहता है कि कपड़े लेकर आओ, तो किसी से कहता है कि डॉक्टर को लेकर आओ। लेकिन उसके फ्रेंड उससे कहने लगते हैं कि डॉक्टर की उस लड़की से ज्यादा तो तुम्हें जरूरत है। लेकिन इतने में लाइट चली जाती है। उस टाइम पर यू हाउ अंदर अकेली ही टब में बैठी हुई थी। वो उसकी चीख सुनकर दौड़ता हुआ अंदर जाता और अपना लाइटर ऑन कर देता है, पर जैसे ही उसे देखता है तो तुरंत ही मुड़ जाता है। पर यू हाउ से हाथ पकड़कर रोक लेती है। जीजी को तो देखकर लग रहा था कि जैसे दुनिया के सामने वो जितना भी दबंग बन रहा है, पर इस लड़की के सामने वो हेड ओवर हील्स प्यार में डूब चुका है। और अपनी गर्ल पर हाथ डालने के जुर्म में वो शाओ नान के अड्डे को भी आग लगा देता है। और इसी बात पर उनके गैंग का लीडर जिसका नाम अंकल कुन था, वो उसे अपने पास बुलाता है। और यहाँ पर 2 ही पर्सन थे जो कि सारे कामों को चलाते थे। राइट और लेफ्ट हैंड थे अंकल के, जिनमें से एक जिया ली थी और दूसरा हमारा हीरो जीजी था। जिया ली तो काफी चिल्लाती है कि तुमने ये क्या किया, ये हमारे रूल्स के अगेंस्ट है। उस लोन शार्क के साथ हम अक्सर ही कोलैबोरेट किया करते थे। लेकिन जीजी का ये जवाब था कि जो भी कर्जा यू हाउ की फैमिली ने लिया था वो सारा मैं उसे लौटाने की ऑफर कर रहा था। वो मेरे से पैसा ही नहीं ले रहा था। ये कहाँ का इंसाफ है, ये कौन से रूल्स हैं। और अगर कोई मेरी वुमन पर हाथ डालेगा तो ऑफ कोर्स मैं रिएक्ट तो करूंगा। और इसी के साथ ही उसे पता चलता है कि उसकी वुमन और कोई नहीं बल्कि पुलिस के बैकग्राउंड से है। यू हाउ के मॉम और डैड की डेथ हो गई थी और उसके बाद से उसके डैड की एक फ्रेंड जिसका नाम मिस्टर गुआन था, उन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया था।
और वो एक नामी गिरामी पुलिस कॉप थे और अक्सर इन गैंगस्टर्स के खिलाफ काम भी करते रहते थे। अब ऑफ कोर्स ये दोनों तो ऑपोजिट पोल से हैं। अब जीजी यही बात करने के लिए यू हाओ के पास जाता है तो देखता है कि उसके अंकल उसे बारिश में भीगता हुआ अबंडन करके चले गए हैं इस बात पर कि तुम उस लड़के के साथ अगर रिलेशन बनाओगी तो फिर मेरे से तुम्हारा रिश्ता खत्म। अब जब वो अकेली हो गई थी तो यू हाओ उसके पास जाता है, उसे भीगने से बचाता है और उसे अपने घर में ले आता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे जीजी और यू हाओ दुनिया से लड़कर भी एक दूसरे के साथ इकट्ठे ही रहना चाहते हैं। यहाँ पर यू हाओ ने उससे कुछ कस्में और वादे लेने चाहे थे। ये देखते ही जीजी को बहुत खुशी होती है कि हमेशा के लिए मेरी बनना चाहती है। तो यही वो पॉइंट था कि जब वो उसे अपनी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड बना लेता है और अपने सारे गैंगस्टर्स के सामने अपने अंडरवर्ल्ड में उसे अपनी वुमन के तौर पर इंट्रोड्यूस भी कराता है। उसने सबके सामने क्लियर कर दिया था कि इसने मेरी वजह से पुराने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं और अब ये मेरी है। लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही थी। यू हाओ लगता है कि दिल से कभी भी जीजी के साथ सिंसियर थी ही नहीं, बल्कि जीजी को तो वो यूज कर रही थी इस गैंग में एंटर होने के लिए। अपने अंकल गुआन के साथ मिलकर ही उसने ये सारी प्लानिंग बनाई थी। अंकल तो उसे किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहते थे, लेकिन जीजी का कहना था कि इनके बीच रहकर आपकी स्पाई बनकर हर खबर मैं आप तक पहुंचाऊंगी, क्योंकि जीजी को लगता था कि उसके मॉम और डैड के मरने के पीछे कहीं ना कहीं इसी गैंग का हाथ है और बस वो अपना रिवेंज लेना चाहती थी और इसीलिए वो जीजी को यूज कर रही थी। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। यू हाओ भी उसी वुगांग स्ट्रीट में पहुंची हुई थी जहां पर गैंग वाले एक इम्पोर्टेंट मिशन पर जाने वाले थे। ये बात जीजी को पता चली थी, लेकिन यू हाओ तो यहाँ पर एक फॉर्चून टेलर से मिलती है और उसे अपने बेबी के लिए प्रार्थना कराना चाहती थी। कुछ एम्यूलेट्स भी लेती है और जब वो फॉर्चून टेलर उसके लिए कुछ काम कर रही थी तो वो तुरंत ही उसके अपार्टमेंट से निकलकर बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाती है और अपने अंकल गुआन को कुछ खबरें देने वाली थी। वो कहती है कि यही मटेरियल है जो मैं इकट्ठा कर पाई हूँ, आई होप ये आपकी हेल्प करेगा। उसके अंकल वो मटेरियल ले लेते हैं, लेकिन इतने में उन्हें खतरे का पता चलता है कि कुछ लोग उनके पीछे यहाँ पहुंच चुके हैं। किसी ने मुखबरी कर दी थी जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में गैंग वालों के लिए काम करते थे। अब ये सुनते ही यू हाओ तो नीचे भाग जाती है, जबकि अंकल गुआन एक प्लांट के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन छुपा देते हैं। अब यू हाओ डरती डरती कांपती हुई इस बिल्डिंग से बाहर पहुंचती है। जैसे ही कदम बाहर रखती है, ऊपर से अंकल गुआन की डेड बॉडी नीचे गिरती है। ये देखकर तो वो और भी घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से जाए तो कहाँ जाए, लेकिन इतने में जीजी उसका हाथ थाम लेता है, उसे किस करता है और अपनी वुमन को अपने साथ ले जाता है। और इतने में थोड़ी ही देर बाद वहाँ पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं, जिनमें से एक जाओ था जो उन दोनों को इकट्ठे जाते हुए देख रहा था। जीजी अब काफी गुस्से में था। वो बहुत रैश ड्राइव करता है। यू हाओ कुछ कहना चाहती है तो उसे शट अप बोल देता है। उसके बाद उसे अपने घर तक लेकर आता है और बैक सीट पर जबरदस्ती उसकी नेक पर 2-3 मार्क्स बना देता है और उससे कहता है कि कोई भी कुछ पूछे तो तुमने कहना कि कल से लेकर अब तक तुम मेरे साथ थी, एक शब्द भी गलत अपने मुंह से ना निकालना। एक्चुअली जीजी ये सारा कुछ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा था, क्योंकि गैंग वालों को खबर हो गई थी कि आज वुगांग स्ट्रीट में पुलिस वालों से उनका अपना एक खबरी मिलने के लिए जा रहा है। और बस इसी तलाश में जिया ली ने अपने लोग वहां पर भेजे थे। जिया ली को तो हमेशा से यू हाओ पर गुस्सा आता था, उसी पर ही शक रहता था। आज भी वो उससे लड़ाई करने की कोशिश करती है, उसे घायल करती उससे पहले ही जीजी पहुंच जाता है और यू हाओ को बचा लेता है और अंकल कुन आते हैं और उन सबको लड़ाई करने से मना कर देते हैं। जिया ली ओपनली सबके सामने एडमिट करती है कि उसने ही लोग भेजे थे और उसी ने ही यू हाओ के अंकल गुआन को मरवाया है। मरने से पहले उनका फोन भी इन लोगों के हाथ लग गया था और जिया ली बहुत कॉन्फिडेंस से कहने लगती है कि इस फोन से सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है। जिसको सबसे ज्यादा कॉल्स हुई थी वो मोल हमारे आदमियों में से ही है। वो कौन है? अभी उसके फोन पर कॉल मिलाते हैं, जिसका फोन बजेगा बस वही पकड़ा जाएगा। अब इस टाइम पर यू हाओ बहुत डर जाती है, लेकिन जीजी उसका हाथ थाम लेता है। वो लोग कॉल मिलाते हैं तो कॉल किसी और को नहीं बल्कि जिया ली के ही एक इम्पोर्टेंट बंदे को लग जाती है और बस वो पकड़ा गया था। वो आते ही अंकल को उनके हाथ पैर जोड़ने लगता है और उनसे कहता है कि मेरे से गलती हो गई थी, मैंने 1-2 इन्फॉर्मेशन उनको दी जरूर थी क्योंकि मुझे अपनी माँ के ट्रीटमेंट के लिए पैसा चाहिए था, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन गलत थी। और जहाँ तक आज की बात है, आज की बात मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। लेकिन वो कुछ भी बोलता उससे पहले ही जीजी उस आदमी को गोली मार कर उसे चुप करा देता है हमेशा हमेशा के लिए, ताकि वो और एक शब्द भी ना बोल सके। उसकी यू हाओ का नाम किसी चीज में नहीं आना चाहिए। आज के दिन में यू हाओ ने बहुत कुछ देखा था, वो बहुत डर जाती है और जीजी उसे संभालता है। इतने में कोई था जो उन सब पर नजर रखे हुए था, जबकि जिया ली तो आज बहुत ज्यादा अपसेट थी। वो अपने इस आदमी के साथ बहुत अटैच थी क्योंकि वो टीन एज से ही इनके साथ काम करता था, इनका लॉयल था।
वो अभी शपथ खाती है कि इस यूहाओ और जीजी को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी, बस मुझे सही समय का इंतजार है। अब जीजी यूहाओ को अपने घर लेकर जाता है। सबसे पहले तो उसे डांटता है और कहता है कि तुम्हें अपनी थोड़ी सी भी परवाह है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा ब्लेम आ रहा था, और गैंगस्टर्स के बीच गद्दारी ही सबसे बड़ा जुर्म होता है, इसकी सजा सिर्फ मौत है। लेकिन यूहाओ उससे कहने लगती कि तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ उस फॉर्च्यून टेलर से मिलने के लिए गई थी। मैं चाहती थी कि मेरी भी कोई फैमिली हो। जब से मेरे मॉम डैड और भाई इस दुनिया से गए हैं, मुझे हमेशा से फील होता है कि हमारे पास एक बेबी होना चाहिए। क्या मैं गलत हूँ? और इसके साथ ही वो एम्यूलेट्स भी उसे दिखाने लगती है जो उस फॉर्च्यून टेलर ने उसे दिए थे, और फिर कहती है कि मैं खुद को सच्चा भी साबित कर सकती हूँ। लेकिन जीजी का कहना था कि तुम्हारी पॉकेट में से फोन मैंने चुरा लिया था, वरना आज तुम फंस जाती। वो तुम्हारे अंकल हैं, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन यूहाओ कहती है कि मैं उनसे सारे संबंध तोड़ चुकी हूँ, और चाहो तो मैं भी सारा कुछ क्लियर भी कर सकती हूँ। वो अपना फोन लेकर कुछ क्लियर करना चाहती थी, लेकिन उससे साथ ही वो ये शर्त भी रखती है कि अगर आज मैंने खुद को क्लियर कर दिया तो हमारे बीच हर ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, और अगर ट्रस्ट खत्म तो हमारा रिश्ता भी खत्म। लेकिन जीजी को कभी भी ये गवारा नहीं था। वो यूहाओ से दूर होना सोच भी नहीं सकता था। वो तुरंत ही उससे फोन छीन कर कॉल बंद कर देता है और सिम भी तोड़कर फेंक देता है। बस उसके बाद बहुत सारी बॉक्सिंग करता है, अपना गुस्सा निकालता है। इतने में उसका आदमी आकर बताता है कि वो वाकई उस फॉर्च्यून टेलर के पास गई थी। और बस फिर जीजी का जब गुस्सा ठंडा होता है वो घर आता है। जैसे यूहाओ की आंख खुलती है तो जीजी सामने बैठा उसे निहार रहा था, और फिर उससे कहने लगता है कि आओ एक अच्छा सा ड्रेस पहनो और मेरे साथ चलो। वो नहीं पहनना चाहती थी तो जबरदस्ती उसे पहनाता है एक ब्लैक कलर का ड्रेस, और खुद रेड पहन लेता है। अब वो उसे अपने साथ एक जगह पर लेकर गया था, और वो जगह और कोई नहीं बल्कि उसके अंकल गुआन का ही फ्यूनरल का पॉइंट था। लेकिन यूहाओ को ये देखकर गुस्सा आ जाता है। वो 2-3 पर अपना गुस्सा निकालती है। उसके मन में ये था कि मेरे अंकल को मारने वाले भी यही गैंग वाले हैं, और अब उनके फ्यूनरल पर जा रहे हैं। इन दी एंड जीजी उसे कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही गुस्सा है तो तुम बाहर मेरा वेट करो। अब वो अंदर जाता है और देखता है कि वहां पर जाओ खड़ा हुआ है। इनफैक्ट इस जाओ की भी एक स्टोरी है। जीजी से मिलने से पहले वो जाओ ही था जो कि यूहाओ की लाइफ में था, और शायद ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन भी जाते। इन दोनों का एक दूसरे पर बहुत पुराना क्रश था, लेकिन यूहाओ की जिंदगी बहुत बदल गई और उसे जीजी के पास जाना पड़ा। अब जीजी जानबूझकर वहां पर खड़ा होकर स्मोकिंग करता है। जाओ से कहता है कि इसकी तुम्हें पेनल्टी पड़ेगी, तो वो पैसे निकाल कर उसके ऊपर फेंकता है कि ये लो पेनल्टी भी भर लेना। और वहां से बाहर निकलते हुए वो यूहाओ के नाम का एक इन्वेलप पैसों से भरा हुआ भी अंकल गुआन के नाम पर डेडिकेट करके आता है। अब वो यूहाओ के पास आता है, उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यूहाओ तो उसे भाव ही नहीं दे रही थी। वो बस चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता रहता है। लेकिन घर जाकर वो यूहाओ से पूछने लगता है कि तुम चाहो तो रो सकती हो, यहाँ पर अब कोई भी नहीं है। आखिर को वो तुम्हारे अंकल थे, तुम्हारे एडॉप्टिव फादर भी थे। लेकिन यूहाओ नहीं रोती। वो उसे पकड़ता है और ऊपर बिठाता है और कहता है कि तुम ये कैसे कर सकती हो, तुम्हारा उनसे काफी पुराना नाता था। अगर मैं किसी दिन मर गया तो भी तुम नहीं रोगी क्या? और फिर वो यूहाओ को खुद की शेव करने को बोलता है। वो शेव करती है और इसके साथ ही वो उससे पूछता है कि क्या अभी भी तुम्हें गुस्सा है, और वो उसकी गर्दन के करीब नाइफ करके कहती है इतना गुस्सा कि दिल कर रहा है तुम्हें मार ही डालूं। तो अब यूहाओ जी से कहती है कि जैसा कि मारना तो इलीगल होता है, इसलिए मैं तुम्हें अरेस्ट करती हूँ, और वो भी अपने प्यार में। जी ने उसे साफ साफ कह दिया था कि जब तक मैं ना चाहूँ मुझे कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, और तुम्हारे साथ मैं खुद अरेस्ट होना चाहता हूँ। और बस इसी बात पर उन दोनों की सुलह हो गई थी, और उन्होंने फैसला किया था कि वो एक नया स्टार्ट लेंगे। अब वो दोनों अपना क्वालिटी टाइम एक साथ बिताते हैं। और फिर उसके बाद जी जब शावर ले रहा था तो यूहाओ के पास एक मैसेज आता है, और वो मैसेज ये था कि मैं तुम्हारा नया कॉन्टैक्ट हूँ। जिस तरह की बात की थी उससे यही पता चल रहा था कि जैसे ये पुलिस की तरफ से उसका नया हैंडलर है, लेकिन ये कौन हो सकता है? वैसे भी उन लोगों ने कोड्स रखे हुए थे, इसलिए उसे लगता था कि कोई मुझे जल्दी धोखा नहीं दे सकता। वो उसे यही रिप्लाई कर दिया कि ठीक है, फिर कोड के अकॉर्डिंग उस जगह पर पहुंच जाना जहां पर हमें मिलना होगा। अब कोड उसने देने किस तरह से थे, ये भी उनका एक स्पेशल प्रोसीजर था जो कि उसने अपने अंकल के साथ सेट किया हुआ था। एक्चुअली यूहाओ को पोएट्री बहुत पसंद थी। वो अक्सर बुक्स पढ़ने के लिए जाया करती थी, और बुक स्टोर पर भी उसने डिफरेंट बुक्स के ऊपर ऐसे कोड्स रखे हुए थे कि जिसके थ्रू अगला बंदा बाद में वहां आकर ये अंदाजा लगा सकता है कि कहां पर कौन सा मैसेज दिया हुआ है। जबकि दूसरी तरफ जी बेचारा, उसने तो पूरी की पूरी नजर रखवाई हुई थी। आजकल उसे यूहाओ पर थोड़ा बहुत शक होने लगा था।
उसे यही रिपोर्ट मिलती है कि यूहाओ बुक स्टोर गई थी, एक ऑर्फनेज गई थी और हाँ, वो एक बेबी स्टोर भी गई थी। बच्चों की कुछ आइटम्स खरीदी हैं उसने वहां से। ये सुनते ही जीजी के फेस पर स्माइल आ जाती है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि यूहाओ को बच्चे बहुत पसंद है और वो मेरे साथ एक फैमिली स्टार्ट करना चाहती है। और वो रूथलेस माफिया खड़ा खड़ा बस ब्लश किए जा रहा था। अब यूहाओ ने उन जगहों पर कोड्स छोड़ दिए थे और उसके अकॉर्डिंग एक खास डेट और एक खास जगह पर उसने अपने हैंडलर के साथ मिलना था। लेकिन जिस टाइम पर वो जाने लगती है तो देखती है कि जीजी आकर उसकी गाड़ी में बैठ गया है। उसे देखते ही वो एकदम परेशान हो जाती है कि अब मेरा मिशन कैसे पूरा होगा। वो तुरंत ही अपना प्लान चेंज करती है और किसी और जगह जाने का ड्राइवर को कह देती है। लेकिन जीजी उससे कहता है कि जहां तुमने पहले जाने का बोला था वहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे कोई प्लान्स चेंज नहीं करना चाहता। लेकिन यूहाओ का कहना था कि वो तो एक टेम्पल है, तुम वहां पर आकर बोर ना हो जाओ। यूहाओ काफी डरी हुई थी कि कहीं जीजी कुछ देख ना ले और उसका 9 बजे का टाइम भी होने वाला था। बस 1-2 मिनट्स रहते थे कि इतने में जीजी को एक कॉल आ जाती है और उसे देखकर लग रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। वो यूहाओ को वहां अकेला छोड़ कॉल अटेंड करने चला जाता है। अब यूहाओ खड़ी इंतजार कर रही थी और इतने में पीछे से जाओ ज़ीहेंग आ जाता है और वो वही कोड वर्ड में उसे ये बताता है कि मैं तुम्हारा नया हैंडलर हूँ। वो ठीक टाइम पर पहुंचा था, हर चीज उसने क्रैक कर ली थी। इसका मतलब है कि वो ऑथेंटिक हैंडलर है। उसकी आवाज सुनते ही यूहाओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे बहुत सारे फ्लैशबैक आते हैं। वो दोनों एक दूसरे को लाइक किया करते थे, लेकिन अचानक से यूहाओ ने उससे ब्रेकअप कर लिया था और उसे ये कहकर छोड़ दिया था कि तुम्हारा ट्रांसफर हो चुका है, अब तुम मुझे दिखाई भी नहीं दोगे और वैसे भी मेरी जिंदगी में कोई और आ चुका है। लेकिन आज जाओ हैंग उससे कहता है कि अच्छा तो ये वजह थी कि तुमने मुझे छोड़ा था और मैं फजूल में तुम पर शक कर रहा था कि तुम अच्छी लड़की नहीं। यूहाओ उससे प्रोफेशनली बात करना चाहती थी। वो उससे पूछती है कि पुलिस में जो गद्दार फिर रहा है क्या उसे पहचाना अभी तक। लेकिन ज़ीहेंग कहता है कि वो मिला नहीं और फिर उसे बताता है कि किस तरह से मुझे नया सुपरिटेंडेंट बनाया गया था और तुम्हारे अंकल गुआन की सारी रिपोर्ट सब फाइल्स जिस केस पर वो काम करते थे वो मुझे सौंप दिया गया और वहीं पर ही कुछ कोड वर्ड्स लिखे हुए थे और वहीं से मैंने पहचान लिया कि कोई खबरी है जो उनके लिए काम कर रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इन्फॉर्मेंट तुम निकलोगी। लेकिन इतने में ही उसे कॉल आने लगती है। जीजी की कॉल खत्म हो गई थी और वो उसे तलाश कर रहा था। जब जीजी उस टेम्पल के अंदर एंटर होता है तो देखता है कि यूहाओ वहां बैठी पूजा कर रही है और उसके बाद वो उसे एक ब्रेसलेट भी पहनाती है और कहती है कि मास्टर यहाँ से अभी गए हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए दिया था। और वाकई कोई आदमी उस कमरे से अभी निकला था, उसकी बस एक ग्लिम्प्स ही थी जो कि जीजी देख सका था। अब यूहाओ से जबरदस्ती पकड़ती अपने साथ बिठा लेती है और उससे कहती है कि बेबी के लिए मेरे साथ मिलकर प्रे करो। जीजी को ये बात अच्छी तो बहुत लगती है, लेकिन फिर भी उसके मन में कोई चीज थी जो खटक रही थी। अब नेक्स्ट ही डे उन लोगों को पता चलता है कि उनके एक अड्डे पर छापा पड़ा है और वो कोई और नहीं बल्कि जाओ हैंग ही था और वो उनके खास आदमी वे को वहां से अरेस्ट करके ले जाता है जो कि जिया ली के लिए काम करता था और उसके लिए बिल्कुल एक फैमिली मेंबर की तरह था। और यही वो आदमी वे था जिसने अंकल गुआन को भी मारा था। जीजी देखता है कि जैसे ही जाओ हैंग वहां से जा रहा था तो उसने बिल्कुल वैसी सी घड़ी पहनी हुई थी जैसे उसने कल रात टेम्पल में देखी थी और बस वहीं से उसे कोई ना कोई शक होने लगता है। लेकिन इतने में ही वहां पर यूहाओ आ जाती है। उसने बहुत ही सुंदर सा ड्रेस पहना हुआ था, वो आज बहुत ही प्रिटी लग रही थी। लग रहा था कि आज उसके लिए एक बहुत ही स्पेशल दिन है और जीजी भी खुश था। वो उससे कहता कि आज का दिन बहुत अरसे बाद आया है, हमारी एक नई ब्रांच खुल रही है, उनका एक क्लब ओपन हो रहा था और वो एक स्पेशल जगह पर था। ये जगह हमेशा से यूहाओ एक्वायर करना चाहती थी और वो उसे आज का स्पोक्स पर्सन और उस क्लब का सुपरवाइजर भी बनाने वाला था। वो जैसे ही रेडी होकर बाहर आती है तो एक सीन देखती है। जाओ हैंग बाहर ही खड़ा हुआ था और उसको एक गाड़ी ने टक्कर मार दी है। ये देखते ही वो डर जाती है, कांप कर गिरने ही वाली थी कि जीजी आ जाता है और उसे कैरी करता हुआ गाड़ी में ले जाता है। रास्ते में यूहाओ बहुत ही परेशान हो रही थी, लेकिन उनकी बातों से उसे अंदाजा हो जाता है कि ये सारा कुछ जिया ली ने कराया है क्योंकि वे उसका आदमी था और जाओ हैंग ने उसे पकड़ लिया। अब वो उसे थोड़े दिनों बेड रेस्ट पर रखवाना चाहती है। जाओ हैंग को ज्यादा इंजरीज नहीं हुई, वो बच तो गया है लेकिन अभी अपना कंट्रोल हासिल नहीं कर सकेगा। अब वो लोग उस इवेंट के लिए पहुंच जाते हैं।
अब यहाँ पर वे भी छूटकर पहुंच चुका था और वे को बहुत ज्यादा गुस्सा था यू हाओ पर। वो एक दफा अकेले एक जगह पर उसे पकड़ लेता है और उसे धमकियां देने लगता है। कहता है कि तुम्हें पहले ही मुझे मार डालना चाहिए था। मुझे लगता है कि हमारे बीच गद्दार सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। जैसे तुम्हारे अंकल गुआन को मारा है, अब मैं तुम्हें मारूंगा। इससे पहले कि वो उसे मारता, वहां पर जिया ली पहुंच जाती है और आकर वे को रोकती है। उससे कहती है कि तुम आजकल ड्रग्स कुछ ज्यादा ही लेने लग गए हो। आज का दिन ये हरकतें करने का नहीं है। उसे अपने साथ एक और कमरे में लेकर जाती है, उसके हाथ पैर बांध देती है और फिर उसके बाद उसे लॉक करके वहां से निकल जाती है। अब यहाँ से सीधी जाती है वो मेकअप रूम में। जिया ली के साथ शुया भी आई हुई थी। शुया एक काउंसलर की बेटी थी और इसके साथ साथ वो आजकल सुपर मॉडल भी रही थी। जिया ली कहती है कि रिबन हम इसी से कट कराएंगे और आज की स्पोक्स पर्सन भी यही रहेगी। वो यू हाओ से आज के दिन की खुशियां छीनना चाहती थी, लेकिन यू हाओ भी आज बिल्कुल रेजिस्ट नहीं करती, शांत हो जाती है। जैसे जैसे उसे शुया और जिया ली ऑर्डर कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही करती है। वो उसे जूते लाने को कहते हैं तो उसके कदमों में बैठकर उसे जूते भी पहनाती है, उसका टॉर्चर भी सहती है। जिया ली तो थोड़ी और ही आगे बढ़ जाती है। यू हाओ से कहने लगती है कि अपना ये सुंदर सा ड्रेस उतारो और ये शुया पहनेगी, और कोई कपड़े नहीं है तो तुम यहाँ की बार टेंडर वाला ड्रेस पहन सकती हो। और यू हाओ ये करने को भी रेडी हो जाती है। अब वो आती है और एक वेट्रेस की तरह से जिया ली को सर्व भी करती है, लेकिन अब तो वो गुस्से में लग रही थी। जाते जाते उसके कपड़ों पर ड्रिंक भी गिरा कर जाती है और कहती है कि आज का दिन तुम्हारा बहुत बुरा गुजरने वाला है। उधर अंकल उनके सारे स्पेशल गेस्ट्स आ चुके थे। आजकल वो खुद को लीगलाइज करा चुके थे। एक उनका कवर था जो उन्होंने दुनिया के सामने रखा हुआ था। बहुत सारे पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन से उनके लिंक बढ़ चुके थे। आज उनके इतने सारे गेस्ट्स आए हुए होते हैं। इतने में वो देखते हैं तो स्टेज पर तो एक सीन ही क्रिएट हो जाता है। वे एक लड़की को घसीटते हुए लेकर आता है। वो लड़की चीख चिल्ला रही थी और वो बार बार कह रहा था कि यू हाओ मुझे तुम्हें पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन जब फेस से पर्दा हटता है तो पता चलता है कि वो यू हाओ नहीं बल्कि वो तो शुया थी। और बस इसी के साथ ही ऑफ कोर्स अंकल कुन की इज्जत का तो फालूदा हो चुका था और शुया के डैड वो तो बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। अब वो लोग किसी तरह से वे को जाकर काबू करते हैं और इसके साथ ही जीजी सारे रिपोर्टर्स को भी हैंडल करने का ऑर्डर कर देता है कि आज के इवेंट की कोई भी न्यूज या फोटो बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। अब इवेंट तो डिस्ट्रॉय हो ही चुका था, लेकिन उसके बाद जिया ली को समझ आती है कि ये सारी चाल और हमें ट्रैप करना किसी और का नहीं बल्कि यू हाओ का ही प्लान था। वो चिल्लाती है, गुस्सा करती है, लेकिन यू हाओ तो एक विक्टिम बनी हुई थी जिसे टॉर्चर करके उसका ड्रेस भी छीन लिया गया और उसे वेट्रेस वाले कपड़े भी पहना दिए गए। जिया ली बहुत चिल्लाती है, उसे मारना भी चाहती थी, लेकिन अंकल कुन आगे बढ़ते हैं और जिया ली को ही एक थप्पड़ मार देते हैं। उन्होंने ऑर्डर किया था कि वे को सजा मिलेगी और हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग, और जिस जगह पर वो उसे फेंकने का ऑर्डर कर रहे थे वो जगह बहुत ही डेंजरस होने वाली थी। जिया ली बहुत तड़पती है, रोकती है कि उससे गलती हो गई है, लेकिन अंकल ने तो जीजी को ऑर्डर कर दिया था। और बस इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। यू हाओ ने नोटिस कर लिया था कि आज वे की तबीयत कुछ खराब लग रही है, उसने ज्यादा ही ड्रग्स ली हुई है, वो उसकी जान का दुश्मन बन चुका है, इस बात को वो यूज करेगी। इसीलिए उसने जानबूझकर अपने वाला ड्रेस शुया को पहनने को दे दिया था। बाद में उस कमरे की लाइट्स भी ऑफ कर दी थी और खुद ही जिया ली की पॉकेट से चाबियां चुराकर वे के कमरे को खोल दिया था ताकि वो बाहर आए। यू हाओ को तलाश करते करते वो शुया को मारने की कोशिश करे और सबके सामने एक पागल बन जाए। यू हाओ के दिल को सुकून मिल जाता है जब वो अपने अंकल के कातलों को इस तरह से तड़पते हुए देखती है। जिया ली तो जैसे पागल जैसी हो गई थी और ऑफ कोर्स वे को बहुत ज्यादा टॉर्चर सहना पड़ता है। जबकि उधर जीजी ने भी अपने आदमी को एक न्यूज इकट्ठा करने को कहा था और उसे पता चलता है कि उस दिन टेंपल में जब यू हाओ विजिट करने के लिए गई हुई थी तो उसी दिन जाओ हैंग भी उसी एरिया में आया हुआ था, लेकिन वो पुलिस की कोई सेरेमनी अटेंड करने आया था। यहाँ पर जीजी को लगता है कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब उसके बाद जीजी आता है और यू हाओ को जो चोटें लगी हुई थी उसे बैंडेज लगाने लगता है। साथ ही साथ उससे कह रहा था कि यहाँ के सारे फैसले किसको क्या सजा देनी है ये सिर्फ अंकल को नहीं कर सकते हैं, किसी को और को अधिकार नहीं है। अगर कोई और ऐसा करेगा तो उसे इनसे भी बुरी सजा मिलेगी। अब इशारे इशारे यू हाओ को उसका मैसेज समझ आ जाता है। वो ये कहना चाहता था कि मैंने तुम्हें दिल को सुकून देने के लिए ये सीन नहीं दिखाया बल्कि इसलिए दिखाया है कि यहाँ की सजा बहुत बुरी होती है। अब इसके बाद वो उसे कहने लगता है
कि आज जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ और उसको कॉम्पनसेट करने के लिए अब इसे हैंडल करने में तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और इसके साथ ही वो उसे एक पेंडेंट भी गिफ्ट में देता है। और फिर उसके बाद जिंदगी फिर से रूटीन में आ जाती है। जो कुछ पहले हो रहा था फिर से वही होने लगता है। जबकि जिया ली और वे दोनों ने अपनी अपनी सजा काट ली थी। जब वे बाहर निकलता है तो वो आधा मरा हुआ था। उसे डॉग्स से टॉर्चर कराया गया था। जिया ली वे को संभालती है और उससे कहने लगती है कि अब हम भी उसी तरह से चाल चलेंगे जैसे यू हाओ ने हमें घायल किया है। वो उसके लिए एक जाल बुनने की प्लानिंग करते हैं। उसे दिखाना चाह रहे थे कि कोई सबूत है। जब वो चोरी करेगी और अपने हैंडलर को देगी तो वो उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि जिया ली और वे ने मिलकर यू हाओ को फंसाने के लिए एक साजिश रचने का फैसला किया था। तो वो दोनों मिलकर काम करते हैं और वही बार जो जीजी ने यू हाओ को गिफ्ट में दिया था वो वहां पर जाते हैं। एक दो दफा उसे चिढ़ाते हैं, उसे प्रोवोक करते हैं और फिर उसके बाद कुछ एक्टिंग करते हुए वहां से निकल जाते हैं। जब वो जाते हैं तो यू हाओ को कुछ शक होने लगता है। वो देखती है कि एक फ्लैश ड्राइव थी जिसे वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। वो वही उठाती है, उसे रिकवर करती है और उसमें मौजूद डाटा को चेक करने लगती है। उसे देखते ही उसके फेस पर स्माइल आ गई थी और उसने तुरंत ही किसी को कॉल कर दी थी। सर्वेलेंस के थ्रू जिया ली ये सारा कुछ देख रही थी और उसे लगता है कि ये हमारे जाल में फंस चुकी है। अब ये इनिशिएटिव लेगी और यही इन्फॉर्मेशन किसी को जाकर देने की कोशिश करेगी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन झूठी थी। अब उसने वे को यू हाओ के पीछे लगाया हुआ था। यू हाओ एक आदमी के साथ एक अबंडेंट फैक्ट्री में जाती है और बस वहीं पर ही वो उसे पकड़ लेते हैं। साथ ही साथ उसकी वीडियो भी बनाने लगते हैं और जिया ली तो तुरंत ही कॉल कर देती है और जीजी से कहती है क्या हो, तुम्हें कुछ सरप्राइज देना है। और फिर जैसे ही उसे फैक्ट्री के अंदर लेकर जाती है तो पता चलता है कि वे ने अटैक किया हुआ था यू हाओ पर और जीजी उसे पकड़ लेता है। उसे बहुत बुरी तरह से मारता है, अपना सारा गुस्सा उस पर निकालता है। वो तो बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था कि कोई उसकी गर्लफ्रेंड पर एक उंगली भी उठाए। ये तो उस पर वार कर रहा था और बस यू हाओ ही तो उसकी रेड लाइन थी। जो भी उसे क्रॉस करने की कोशिश करेगा वो उसी को ही क्रॉस कर देगा। बस इसी के साथ ही हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन गलत है, इसके बारे में यू हाओ को शुरू से ही पता चल गया था और उसे ये भी मालूम पड़ गया था कि लोग मुझे जाल में फंसा रहे हैं। तो ऐसा करती है कि एक दफ़ा हॉस्पिटल जाती है। उन्हें लगा था कि ये गायनी डिपार्टमेंट में गई है, लेकिन हॉस्पिटल में गायनी डॉक्टर की जगह ज़ाओ हेंग बैठा हुआ था। वो सारी इन्फॉर्मेशन उसे जाकर देती है और कहती है कि ये तो झूठी है और असली इन्फॉर्मेशन वो थी जो मैंने अंकल गुआन को दे दी थी। तो अब बस वो ज़ाओ के साथ मिलकर प्लान बनाती है और सोचती है कि अब की दफ़ा जिया ली और वे को वो रास्ते से हटा देगी अपने अंकल गुआन का बदला लेने के लिए। और बस जो आदमी उसके साथ फैक्ट्री में अंदर गया था वो कोई और नहीं बल्कि जीजी का खास आदमी था, जो वो हमेशा यू हाओ की प्रोटेक्शन के लिए उसके साथ रखा करता था। इन दी एंड जब वे को लगा था कि उसकी सारी ही करतूत उसके ऊपर उल्टे हो गए हैं और चाल उसके कोई काम नहीं आई, तो उसने गुस्से में आकर यू हाओ पर ही अटैक कर दिया था। जिया ली सारे सबूत दिखाना चाहती थी और ये बताना चाहती थी जीजी को कि तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है, लेकिन जीजी की आंखों पर तो प्यार की पट्टी बांध चुकी थी। वैसे भी जिया ली के पास देने के लिए कोई सबूत नहीं था। वो जो कुछ भी दिखाने की कोशिश करती थी, एक्सप्लेन करने की कोशिश करती थी, सब कुछ उसके ऊपर उल्टा पड़ जाता था। तो बस अब की बार जीजी चिल्लाने लगता है और कहता है कि बहुत हो गया। और इसी के साथ ही प्लान के अकॉर्डिंग ज़ाओ हिंग ने वहां पर एक पुलिस वाला भी भेज दिया था और ये सारा एटमॉस्फेयर इस तरह का बन गया था कि उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि यू हाओ ने कोई गद्दारी नहीं की, बल्कि गद्दारी तो वे कर रहा था। और अब की बार जो इन्फॉर्मेशन फ्लैश ड्राइव से निकली थी वो तो असली थी, बिल्कुल करेक्ट। और ये देखते ही जीजी को काफी गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि तुम लोग गद्दारी कर रहे हो और इल्जाम मेरी गर्लफ्रेंड पर डाल रहे हो। जीजी उसे घर लेकर जाता है, बहुत प्यार से उसे कहता है कि मैं तुम्हारी खातिर सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ, पर ये याद रखो कभी वो ना करना जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। वो बहुत ही गहरी बात कहकर चला गया था और इसके साथ ही उसे पता चलता है कि उनके घर को बहुत सारे लोगों ने घेरे में ले लिया है और ये गैंगस्टर्स की दुनिया में उन्हीं के एल्डर्स थे, उनके सीनियर्स, डिफरेंट गैंग के लोग जो कि इस टाइम पर वे के साथ अपनी सपोर्ट शो करने के लिए आए थे। इनमें से एक तो वे के अंकल थे जो कि ये सारा कुछ कर रहे थे अपने भतीजे को बचाने के लिए। इस टाइम पर अंकल कुन शहर से बाहर थे और वो ऐसी जगह पर थे जहां पर सिग्नल नहीं पहुंच रहे थे, तो जो कुछ भी हैंडल करना था वो यहाँ पर जीजी नहीं हैंडल करना था। जीजी थोड़ा सा भी नहीं डरता, बल्कि उन अंकल को कहने लगता है
कि अगर आपके पास लोग हैं तो मेरे पास भी हैं, अगर आपने कुछ अरेंज किया है तो मैंने भी किया है। वो अंकल उसे धमकी देने लगते हैं कि अगर आज हम यहाँ से जाएंगे तो यू हाओ को साथ लेकर ही जाएंगे। और इसी बात पर उन्हें एक फोन कॉल आती है और पता चलता है कि उनका अपना ही पोता गिड़गिड़ा कर उनसे कह रहा है कि घर पर कौन से लोग आए हुए जो मुझ पर गन तान कर खड़े हैं। और बस यही वो मोमेंट था कि उन अंकल को बैक ऑफ करना पड़ता है। वो अपना सब कुछ वहीं पर छोड़ छाड़ दुम दबा कर वहां से भाग जाते हैं। और जीजी के अंदर ही कुछ गद्दार थे जो इस मौका पर पकड़े जाते हैं, जिनके थ्रू उसके घर को घेरे में लिया गया था। वो उनको पकड़ता है और उसके बाद ऑर्डर करता है कि गद्दारी के जुर्म में इन्हें खत्म कर दिया जाए। और फायरिंग की आवाज सुनकर ऊपर कमरे में मौजूद यू हाओ बहुत डर जाती है। जीजी जब अंदर आता है तो वो भी नाइफ लेकर खड़ी हुई थी और बहुत ही ड्रामेटिक सी सिचुएशन हो गई थी। जीजी ने सिर्फ इतना ही नहीं किया था, बल्कि जैसे ही जाओ हेंग अपनी गाड़ी में जाकर बैठता है तो वहां पर एक टिकिंग बॉम्ब था। जैसे ही टाइम अप होता है तो उसमें से लिखा हुआ निकलता है कि अपने काम से काम रखो और चैंग फैंग गैंगस्टर्स को तंग करने की कोशिश ना करना। जबकि उधर जिया ली, उसकी तो मुसीबत सर पर आकर खड़ी हो गई थी। उसे अपने हाथों से वे को खत्म करना पड़ता है और यही उसकी सजा थी। अब फाइनली जैसे ही अंकल कुन वापस आते हैं तो सारी सिचुएशन उनके सामने रख दी जाती है। उन्हें जिया ली और वे पर काफी गुस्सा था। जिया ली उनके सामने कदमों में गिर जाती है, बार बार उनसे माफी मांगती है और कहती है कि मैंने वे को भी खत्म कर दिया है, मुझे एक और चांस दे दे, मैं आप लोगों को सर्व करना चाहती हूँ, मैंने कोई भी गद्दारी नहीं की। और इन दी एंड अंकल उसे ये कहते हुए माफ कर देते कि तुम्हारे सारे पुराने कामों को याद करते हुए मैं इस शर्त पर तुम्हें छोड़ता हूँ कि आपसे तुम जीजी के अंडर रहकर काम करोगे, उसके बराबर नहीं। जिया ली को तो बस किसी न किसी तरह से जिंदा बचना था, वो बच ही गई थी। अब जैसे ही वो वहां से चली जाती है तो जीजी अंकल कुन से बात करता है, कहता है कि आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की थी लेकिन आपका नंबर नहीं लगा, आप आउट ऑफ स्टेशन थे, तो मुझे खुद ही सारा कुछ हैंडल करना पड़ा। आपको बहुत कुछ बुरा भी लगा होगा, इसलिए मैं स्टेप बैक करता हूँ अपनी गलती को अपोलोजाइज करते हुए। मैं अपनी सीट, अपना रैंक इस गैंग में छोड़ना चाहता हूँ और उसके बाद शांति से अपनी जिंदगी बहुत दूर जाकर गुजारना चाहता हूँ। अंकल ये सुनते ही वो सारी पुरानी बातें याद करने लगते हैं। जब जीजी 10 साल का था तब से उनके साथ जुड़ा हुआ था। वो उसे पुराने सारे समय याद कराते हैं कि किस तरह से तुम मेरी खातिर हर चीज बर्दाश्त करते थे, इतना दर्द सहते थे, इतनी तकलीफ में होते थे चोटों में, पर तुम्हारी जुबान से आह भी नहीं निकलती थी। अंकल ये सारा कुछ उसे ऐसे शो करा रहे थे कि जैसे वो उसके साथ बहुत अटैच्ड हैं। उसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैंने एक बहुत बड़ा विला भी अरेंज करके रखा हुआ है सी साइड पर, जाओ और शांति से अपनी जिंदगी वहां गुजारो। मुझे पता है कि तुम यू हाओ के साथ अब एक पुरसकून लाइफ गुजारना चाहते हो। वैसे भी जीजी उनसे कहता है कि अब सारा कुछ हम लोग लेजिटिमेट कर चुके हैं, सब शेडी काम उन लोगों ने खत्म कर दिए थे, लेकिन फिर भी कुछ डीड्स थे गैंगस्टर्स के बीच जो इस तरह के उल्टे सीधे काम करते ही रहते थे। उनसे भी जीजी खुद को अलग करना चाहता था सिर्फ यू हाओ की खातिर। और कहता है कि नहीं, मैं उस विला में नहीं बल्कि बहुत दूर, मैं यहाँ से बाहर इंग्लैंड जाना चाहता हूँ। ये सुनते ही अंकल कहने लगते कि इस देश से बाहर जा रहे हो, तुम तो मुझसे बहुत दूर हो जाओगे, वहां तो बहुत ठंड होती है, तुम्हें बचपन में अक्सर नमूनिया हो जाया करता था। वो तो उसकी बहुत केयर कर रहे थे। इन दी एंड कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन एक आखिरी टास्क है जो तुम कंप्लीट कर दो। उनकी एक कंसाइनमेंट और डील होने वाली थी। वो चाहते थे कि ये सारा कुछ जीजी अपने अंडर करे क्योंकि एक बहुत बड़ी डील थी और जीजी के अलावा इतना एतबार उन्हें किसी और पर नहीं था। लेकिन ये सारा कुछ तो अंकल उनका दिखावा था। वो अकेले में जाते हैं और अपने एक खास आदमी से बात करने लगते हैं। कहते हैं कि इतना कुछ करने के बाद अब वो मुझे छोड़ के जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है ताकि वो मेरे इन्फ्लुएंस के सर्कल से ही बाहर निकल जाए। बहुत बड़ी चाल चली है इसने, लेकिन इसे ये नहीं पता कि ये मेरा चाकू है और जिस दिन ये काम करना छोड़ेगा मैं खुद इसे तोड़ दूंगा। और वो अपने उस खास खबरी को यही कह रहे थे कि यू हाओ के बारे में इंफॉर्मेशन तलाश करने की कोशिश करो। जबकि यू हाओ उधर आजकल खबर ले रही थी, बार बार बातें सुनने की कोशिश करती थी कि ये कौन सा बड़ा टास्क है जिसको करते हुए जीजी आजकल इतना बिजी रहता है कि खाने की भी कोई परवाह नहीं करता। वो ऊपर से यही शो कराती थी कि उसे फिक्र हो रही है, लेकिन इनफैक्ट सिर्फ बातें सुनने के लिए आती थी, जीजी को देखने के लिए नहीं। और वहां से बस चोरी चोरी उसने कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली थी, कुछ चीजें भी टेबल पर पड़ी देखी थी और उनकी कुछ बातें भी सुनी थी, और यही इन्फॉर्मेशन वो चोरी चोरी जाकर जाओ हैंग को दे देती है।
जोंग हैंग उससे कहने लगता है कि मुझे इसका पता बता दो, कुछ और इन्फॉर्मेशन लीक करा दो और फिर उसके बाद मैं हमेशा के लिए जीजी को और उसके गैंग को खत्म कर दूंगा और फिर हम दोनों एक हो सकते हैं पहले की तरह। अब यहाँ पर वो तो उसे इन दी एंड किस भी करने वाला था, लेकिन बाहर से कुछ शोर होता है और यूहा वहां से भाग जाती है। उसे देखकर लग रहा था कि अब उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब यूहाओ ने पूरी कोशिश की हुई थी, एक बग लगाना चाहती थी, लेकिन हर जगह पर कैमरास फिक्स थे। वो क्या करती, अपने कपड़ों में भी छुपा कर गई थी, लेकिन ये कर नहीं पाती। इतने में उसे पता चलता है कि एक पॉलिटिशियन की बेटी के साथ जीजी की शादी की खबरें आजकल मैगजीन में छप रही हैं। ये देखते ही वो फुल नाटक स्टार्ट कर देती है, एक पोजेसिव गर्लफ्रेंड की तरह बहुत ओवर एक्टिंग करती है और कहती है कि इस कमरे में जो तुम लोग सामान छुपा कर रखते हो, यकीनन यहाँ पर भी उस लड़की के लिए डाउरी का सामान होगा। ये मुझे छोड़ना चाहता है। और बस उसकी इतनी पोजेसिवनेस देखकर जीजी को तो उस पर प्यार ही आया जा रहा था। वो उसे अपने साथ उस कमरे में लेकर जाता है, उसकी आंखें बंद करता है और उसके बाद उसके हाथ से ही वो पासकोड खोलता है। वैसे तो अंदर काफी सारा सामान था, लेकिन उसी के बीच एक पियानो भी था। वो कहने लगता है कि ये पियानो तुम्हें बहुत पसंद था ना, तुम्हें याद है, ये मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदा है। वो उससे कहने लगता है कि ये न्यूज वाले कुछ भी छाप देते हैं, लेकिन आजकल इस पॉलिटिशियन से हमें अच्छे संबंध रखने हैं, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं बोला। जैसे ही मेरे अगली डील ओवर होती है, उसके बाद हम ये सारा कुछ छोड़ यूके चले जाएंगे, जहाँ तुम और मैं दोनों रहेंगे। अब यूके का सुनते ही वो डर जाती है, लेकिन एक्टिंग ऐसे करने लगती है कि जैसे वो बहुत खुश हो गई है। अब उसके माइंड में एक ही चीज चल रही थी और वो ये थी कि यूके जाने से पहले ही मैंने इन लोगों के खिलाफ कुछ इकट्ठा करना और इन्हें पकड़वाना है। इतनी इन्फॉर्मेशन उसे मिल चुकी थी कि इस घर में और जगह जगह जहाँ भी सर्विलेंस लगी हुई है, वो पावर के जाने से ही ऑफ हो जाएगी। और पावर बैकअप का कोई ऐसा एक्यूरेट सिस्टम नहीं है जो कि वर्कर्स के ना होते हुए चल सके। एक दिन मौसम बहुत खराब था, टाइफून आने वाला था और उसी समय जीजी ने भी अपनी कंसाइनमेंट चेक करने के लिए जाना था। ज्यादातर वर्कर्स उसके साथ चले गए थे, बस कुछ मेड्स ही रह गई थी और उनको भी यूहाओ एक बहाने से घर भेज देती है कि तुम लोगों की भी फैमिलीज है, उनकी केयर करो जाकर। जीजी को जाना बुरा तो बहुत लग रहा था, लेकिन फिर भी वो जाते जाते उससे कहता है कि बी अ गुड गर्ल, अच्छे से मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और बस जैसे ही घर खाली होता है, यूहाओ ने तो अपनी चाल चल दी थी। वो शॉर्ट सर्किट करती है जब सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। वैसे तो उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था, लेकिन वो अपना काम स्टार्ट कर देती है। वही पासकोड आंखें बंद करके खोलती है और उस कमरे में एंटर हो जाती है। उसी समय जहाँ जीजी गया हुआ था, वहीं जाओ हैंग भी आया हुआ था। वो उसे कहने लगता है कि दिल खोल कर तलाशी ले लो, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से तुम मुझे अरेस्ट कर सको। जितना टाइम मर्जी लो, मैं अपने आदमी भी भेज देता हूँ, वो तुम्हें अच्छी कंपनी देंगे। लेकिन जाओ हैंग उसे चिढ़ाने लगता है और कहता है कि जिस दिन अंकल गुआन की डेथ हुई थी, तुम भी उसी बिल्डिंग में थे और यूहाओ भी, मैंने तुम दोनों को वहां से जाते हुए देखा था। यूहाओ को मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाना चाहता हूँ, शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन वो मुझे तुमसे भी पहले का जानती है। मेरा और उसका रिश्ता तुमसे भी पुराना है। अब ये सुनते ही जीजी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर वो उसे भी चिढ़ाता है और कहता है कि बेशक तुम्हें मुझसे पहले जानती होगी, लेकिन इस टाइम पर वो और मैं हमेशा के लिए एक होने वाले हैं और मेरे से ज्यादा क्लोज उससे और कोई भी नहीं है। इतने में जीजी को खबर मिल जाती है कि घर पर पावर ब्रेक डाउन हो गई है और इस टाइम पर यूहाओ से कोई कांटेक्ट भी नहीं हो रहा। यूहाओ के उधर अंदर जाते ही बहुत तबीयत खराब हो जाती है। उसे अंधेरे से फोबिया था, लेकिन फिर भी वो बग इंस्टॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन डर कर कांपने लगती है। इतने में एक कॉल उसे आती है और वो थी जीजी की कॉल, जिसे उसकी इतनी फिक्र हो रही थी कि वो अब वापस लौट रहा था। वो उसे कहता है कि खुद को संभाले रखना, मुझे पता है तुम्हें अंधेरे से कितना डर लगता है, मेरे साथ कॉल पर कनेक्टेड रहो। और फिर उसे शांत कराता है, इनहेल एक्सहेल कराता है ताकि उसकी कंडीशन बेटर हो सके। और फिर इन दी एंड जब उसके रास्ते में एक ट्री गिरी हुई थी, तो वो उसे भी अपने हाथों से हटाकर उसे डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ने लगता है। लास्ट मोमेंट पर वो टाइम पर ही वहां पहुंच गया था, लेकिन उसने बहुत ही डेंजरस रूट इख्तियार किया था और खुद को जख्मी करके अपनी जान को दाव पर लगाकर वो उसे अंधेरे से बचाने के लिए आया था। लगता है कि यूहाओ पर यह चीज असर कर ही जाएगी कि वो कौन है जो उससे सच्चा प्यार करता है। उसका जख्मी हाथ देखती है तो एक दफा तो टची हो जाती है और फिर उसके बाद उससे कहने लगती है कि सारा कुछ तुमने मेरे प्यार में किया है। वो बोलता है बिल्कुल ऐसा ही है और इसके साथ ही एक रिंग उसके हाथ में दे देता है। कहता है कि तुम कितनी पॉसेसिव हो रही थी ना, तुम्हारी जेलसी देखकर मैंने ये रिंग तुम्हारे लिए खरीदी है, मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ।
मेरी लाइफ में किसी पॉलिटिशियन की कोई बेटी नहीं है। मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ तुम हो और हमेशा तुम रहोगी। और हम कल यहाँ से सारा कुछ खत्म करके यूके जा रहे हैं। अब वो यू हाओ को रिंग पहना देता है, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं जाओ हैंग को, जो कि अपनी पुलिस वाली वर्दी उतारता है और उसके बाद अंकल कुन के पास वही गेटअप लेकर पहुंच जाता है। वही था अंकल कुन का खास आदमी, उनका खबरी। वही था जिसे उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट में इंस्टॉल कराया हुआ था। और यही था जो असल गद्दार था। और इसके साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्या हो गया देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा था कि पुलिस के अंदर जो गद्दार था जिसे अंकल कुन ने इंस्टॉल किया था वो कोई और नहीं बल्कि जाओ जी हैंग ही था। अब हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं उसके पास्ट की स्टोरी। वो एक ऑर्फनेज में हुआ करता था और अंकल कुन अक्सर ऑर्फनेज जाया करते थे, वहां से बच्चे अडॉप्ट करते थे और उसके बाद उन्हें कोई अपना वफादार बना लिया करते थे। जाओ हैंग को उन्होंने पहली ही नजर में पहचान लिया था। उसकी नेचर ही ऐसी थी जो कि निडर नहीं था बल्कि छुपकर वार करने वालों में से एक था। इसीलिए उन्होंने उसे मास्क के पीछे रखा, उसकी नेचर के अकॉर्डिंग उसे इंस्टॉल किया ताकि वो पुलिस में रहकर उनके लिए गद्दारी कर सके। और जाओ हैंग वो तो शुरू से ही स्कीम चलाता था। एक्चुअली उसकी और यू हाओ की मुलाकात इत्तफाकन नहीं हुई थी बल्कि ये सारा कुछ भी प्लान्ड था। एक दफा एक गुंडे से बचाते बचाते यू हाओ की और उसकी दोस्ती हो गई थी और फिर इन दी एंड वो दोनों एक रिलेशनशिप में चले गए थे। लेकिन फिर अचानक से ही यू हाओ ने उससे ब्रेकअप कर लिया था, ये कह कर के मुझे किसी और से प्यार हो गया है। लेकिन इनफैक्ट वो तो अपने डैड के कहे हुए मिशन पर जा रही थी। जाओ हैंग ऊपर से तो उस दिन बहुत रोता है, लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि वैसे भी इससे मेरा दिल भर चुका था, इसे मैंने डंप कर ही देना था। अब उसके बाद दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी शुरू कर ली थी। यू हाओ जीजी के साथ होती थी जबकि वो अपने मिशन पर डिफरेंट काम करने के लिए पोर्ट्स पर खड़ा होता था। लेकिन इनफैक्ट अगर वो लॉयल था तो वो सिर्फ खुद से था, अंकल कुन से भी नहीं था। वो यू हाओ का राज अब जानने लगा था और यू हाओ उसी को तो रिपोर्ट करती थी। लेकिन फिर भी ये सारा कुछ उसने अंकल कुन को नहीं बताया था क्योंकि वो उनके पीठ में छुरा घोंपने वाला था। और सच बात यह है कि अंकल कुन उसे एक डॉग की तरह से ट्रीट करते थे। ये बात उसे बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग फील होती थी। लेकिन इनफैक्ट वो एक डॉग भी नहीं बल्कि उससे भी गिरा हुआ था। लॉयल वो किसी के साथ भी नहीं था, उसे सिर्फ और सिर्फ जेलसी थी क्योंकि अंकल कुन ने इतने सारे लोगों को पाला था। सबको वो अपने डॉग्स बोला करते थे, लेकिन सिर्फ एक जीजी ही था जिसे वो अपना वुल्फ कहते थे और उस पर गर्व करते थे क्योंकि वो निडर था और सामने से आकर वार किया करता था। वो एक तरह से अंकल कुन का गुलाम बना हुआ था क्योंकि वो उसे ब्लैकमेल करते थे। अंकल कुन से जब भी वो मुलाकात करने जाया करता था तो उसकी और अपनी रिकॉर्डिंग्स उन्होंने अपने पास रखी हुई थी। वो कहते थे कि अगर तुमने एक कदम भी मेरे खिलाफ उठाने की कोशिश की तो ये रिकॉर्डिंग पुलिस को दिखा दूंगा, तुम वहां से गद्दारी के जुर्म में मारे जाओगे और मैं भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा अगर बच गए तो। ये तो हालत थी जी हैंग की जो कि इतनी मुश्किल में था। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं हमारे मेन कपल को। यू हाओ के घर पर लाइट नहीं थी। जीजी पहुंचता है और ब्रेकर फिक्स करने की कोशिश करने लगता है। फाइटिंग में, प्लानिंग में और कनिंग होने में वो सबसे आगे था, लेकिन यहाँ पर वो मार खा बैठता है। बहुत कोशिश करता है पर उससे लाइट फिक्स नहीं हुई थी। और फिर इसके बाद एक रोमांटिक सा सीन क्रिएट हो गया था जब वो लोग बहुत सारी कैंडल्स लाइट अप करते हैं और इस रोमांटिक से मोमेंट पर जीजी यू हाओ से बहुत सारी बातें भी करता है। उसे अपने बचपन की सारी कहानी सुनाता है कि किस तरह से वो एक ऑर्फन हुआ करता था। उसे तो शायद याद भी नहीं है कि उसके माँ बाप कौन थे। ऐसे में अंकल कुन ने उसे पाला, उसे बड़ा किया और हमेशा से उनका वफादार इसीलिए रहा था क्योंकि वो उनके हर एहसान को रीपे करना चाहता था। वो कहता है कि वो मुझे हमेशा से वुल्फ बोलते थे और मुझे इस बात पर गर्व भी है। मेरे लिए अंकल ही सारा कुछ हुआ करते थे, मैं उनका हर ऑर्डर माना करता था। लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तो मुझे पता चला है कि मैं वुल्फ नहीं बल्कि एक ह्यूमन हूँ और अपनी जिंदगी अपनी फैमिली के साथ जीना चाहता हूँ। इसलिए मैंने अंकल को कन्विंस किया कि ये सारा कुछ लीगल कर लें। हमने अपनी पेनल्टीज भी भरी, अपने सारे गलत काम छोड़ दिए और इस टाइम पर अंकल पॉलिटिक्स में जाने की कोशिश कर रहे थे। एक लास्ट इलीगल ट्रेडिंग वाली डील थी जो फाइनल करने के बाद सारा कुछ क्लियर हो जाएगा और उसके बाद जीजी खुद को आजाद फील कर रहा था। उसने सारा कुछ प्लान किया हुआ था। वो उससे कहता है कि जब हम यूके चले जाएंगे तो फिर तुम बैठकर स्टडी करना, किचन मैं संभालूंगा, तुम्हारे लिए कुकिंग करूंगा, बच्चों की देखभाल भी मैं करूंगा, तुम बस अपने सारे शौक पूरे करना, रीडिंग करना और गार्डनिंग करना।
ये सब कुछ कहते हुए उसकी आंखें चमक रही थी, उसके फेस पर स्माइल थी। पर जैसे यू हाओ तो परेशान ही हो जाती है कि कहीं सचमुच मेरा प्लान फेल ना हो जाए और मुझे हमेशा के लिए यूके में कैद ना होना पड़े, वो भी जीजी के साथ। अब नेक्स्ट डे जीजी कहता है कि मुझे एक डील फाइनल करनी है, वो करके मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर मिलता हूँ, टाइम पर वहां पहुंच जाना। और फिर उसके बाद वो घर से निकल जाता है। यू हाओ को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जीजी को शायद आज लास्ट टाइम देख रही है। इसके बाद पुलिस उसे पकड़ लेगी और वो भी आजाद हो जाएगी। वो जैसे ही घर से निकलता है तो वो तुरंत ही जाओ ज़ीहैंग को मैसेज कर देती है कि वो घर से जा चुका है। जाओ हैंग को पता था कि यू हाओ ने सामान के अंदर एक ट्रैकर लगाया हुआ है। अब एक तरफ उसने टीम को भेजा था उसी ट्रैकर की लोकेशन को फॉलो करने के लिए, जबकि दूसरी तरफ वो जा रहा था जीजी का पीछा करने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग ऑर्फनेज में एक कवच करके जा रहे हैं, वहां पर कोई इलीगल ट्रेडिंग ही जरूर करेंगे और वो वहां पर छापा मारना चाहता था। जबकि रास्ते में हमें दिखाते हैं कि जीजी को एक डॉक्यूमेंट मिलती है। इनफैक्ट उसे काफी दिनों से यू हाओ पर शक हो रहा था, तो अपने मन से इस शक को निकालने के लिए उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया था और उसकी रिपोर्ट इस वक्त इन्वेलप में बंद थी। जीजी सोचता है इसे खोलने की क्या जरूरत है, आज से मैं अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहा हूँ, यूके जा रहा हूँ। और बस इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाते हैं कि उस चैरिटी इवेंट में जब सारे लोग पहुंचे हुए थे तो बैक स्टेज वहां पर पुलिस भी पहुंच जाती है, उन लोगों को पकड़ती है और कहती है कि हमारे साथ कोऑपरेट करें। हमें पता चला है कि इन आइटम्स के अंदर कोई ना कोई चीज इन्वॉल्व है जो कि इलीगल है। जीजी आता है और जाओ हैंग के कान में कहता है कि अगर ऐसा कुछ यहाँ से ना निकला तो तुम्हें पता है तुम्हारा अंजाम क्या होगा। जाओ हैंग उससे कहता है कि पुलिस के काम में दखल ना दो, वरना कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ये सुनते ही जीजी डरने की एक्टिंग करता है और एकदम पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। और फिर उसके बाद जाओ हैंग हर बॉक्स को खोलता है, हर जगह तलाशी लेता है, कोई भी चीज वहां से ऐसी नहीं मिली थी। उसकी दूसरी टीम को भी कोई सामान ऐसा नहीं मिला था। इनफैक्ट यहाँ पर जीजी बिल्कुल क्लियर हो चुका था। उधर यू हाओ इंतजार में थी कि अभी उसे अपनी आज़ादी की खबर मिलेगी, लेकिन इनफैक्ट एक आदमी आता है जो उससे कहता है कि मैम एयरपोर्ट चले, फ्लाइट का टाइम होने वाला है। ये सुनते ही वो हैरान रह जाती है और फिर उसे पता चलता है कि जीजी के सामान में कोई भी गड़बड़ नहीं थी, बल्कि ये लोग थे जो उसके बारे में गलत अफवाहें फैला रहे थे। और आज जाओ ज़ीहैंग ने भी इन्हीं अफवाहों में आकर उसकी तलाशी ली है और उसके बाद उसे मुंह की खानी पड़ी है। अब ऐसा सुना गया है कि उसे पुलिस डिपार्टमेंट से भी निकाल रहे हैं। अब ये सुनते ही यू हाओ को याद आने लगती है, जीजी उसे बार बार कह रहा था कि सिर्फ मेरे पर भरोसा करना, इर्द गिर्द किसी की बात ना सुनना। मैंने वो गलत काम छोड़ दिया है जिसके थ्रू मैं लोगों को नुकसान पहुंचाया करता था, लेकिन अफसोस यू हाओ ने उस पर भरोसा नहीं किया था। अब उसके बाद वो बहुत डर जाती है, बैकडोर से निकलती है और पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। जाओ ज़ीहैंग को तलाश कर रही थी, लेकिन वहीं पर ही वो देखती है तो जीजी पूरे प्रोटोकॉल से पुलिस स्टेशन से निकल रहा था, जिसने उसे वहां से भागते हुए देख लिया था। अब वो बारिश में गिरी पड़ी थी, इतने में वो छाता लेकर आता है और उससे कहता है क्या हुआ, जाओ ज़ीहैंग को तलाश करती हुई आ रही थी, आओ मैं तुम्हें उसके पास लेकर जाता हूँ। उसे घसीटता हुआ अपने ही मेंशन में लेकर आता है और दिखाता है जहाँ पर जाओ ज़ीहैंग इस वक्त रस्सियों से बंधा हुआ था और उसकी कंडीशन बहुत खराब थी। और बस इसी के साथ ही वो यू हाओ को वो सारे सबूत भी दिखाता है जो कि डिटेक्टिव ने उसके लिए जमा किए थे। उसकी जाओ ज़ीहैंग के साथ एक फोटो भी थी जिसके थ्रू पता चल रहा था कि एक्स लवर्स हुआ करते थे। इसके साथ साथ सामान के साथ ही ट्रैकर भी मिला था और एक इयररिंग भी, कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी थे। ये सारा कुछ देखकर यू हाओ हैरान रह जाती है। इनमें से अगर कोई चीज वाकई असली थी तो वो उसकी और जाओ ज़ीहैंग की फोटो थी, बाकी सारी चीजें माफिया के ग्रुप्स में से ही किसी ने उसे ट्रैप करने के लिए वहां पर रखी थी। असल में वो पकड़ी जाने वाली नहीं थी। वो बहुत रोती है और कहती है कि हाँ ये मेरा एक्स था, जो भी था हमारे बीच पास्ट में था, पर मैं अभी तुम्हारे साथ लॉयल हूँ और ये इयररिंग मैंने उस दिन पहना भी नहीं था, प्लीज मुझ पर विश्वास करो एक आखिरी दफा। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। इन दी एंड उसे एक ऑफर देता है, कहता है विश्वास कर लूंगा तुम पर अगर तुम अपने हाथों से इसे गोली मारोगी तो। अब ये देखकर यू हाओ बहुत चीखती है, चिल्लाती है और इन दी एंड गन खुद के ऊपर ही तान लेती है। उससे कहती है कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करते थे तो मेरे पर इन्वेस्टिगेशन क्यों कराई, क्योंकि मन ही मन तुम मुझ पर शक करते थे, ट्रस्ट का तो तुम सिर्फ दिखावा कर रहे थे। और इसके साथ ही वो खुद को गोली मारने ही वाली थी कि इतने में वो गन ऊपर कर देता है और जीजी उसे कहता है इतनी आसानी से तुम्हें नहीं मरने दूंगा। अब वो बैठ जाता है और गुस्से में ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन चाहे जो भी हो जाए, यू हाओ के अंदर उसकी जान बसती थी। अभी भी उसे फिक्र थी कि वो सुकून से सो तो गई है, उसने डॉक्टर बुलवाया था, उसको मेडिसिन दिलवाई थी ताकि वो सुकून से रात की नींद ले सके।
और इसके बाद वो उस प्राइवेट डिटेक्टिव से भी मिलने के लिए गया था जिसे ये सारा राज पता था कि यू हाओ ने उनके गैंग के साथ गद्दारी करने की कोशिश की है। वो उसे भी हमेशा के लिए खामोश करा देता है। उसकी बस यही कोशिश थी कि किसी तरह से अंकल कुन को ना पता चले, वरना वो यू हाओ को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो हमेशा हर हाल में उसे कवर करना चाहता था। उसकी टीम में और 2-4 लोग थे जो कि गद्दार थे। उनमें से ही 1-2 कैद किए हुए थे। वो उन्हें पकड़ता है और गद्दार के नाम पर अंकल कुन के पास ले जाता है। अंकल कुन हैरान थे। डील तो नाकाम हो ही चुकी थी, लेकिन फिर भी जी की अक्लमंदी ने बहुत कुछ बचा लिया था। उनका सामान भी बच गया था और डील वो दोबारा 2-4 दिन में हैंडल कर लेंगे। जी के लोग वैसे तो जाओ जियांग को मार कर फेंकने वाले थे, लेकिन अंकल कुन रोक लेते हैं और कहते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में जा रहा हूँ। अगर पुलिस वाले को मारा तो फिर किसी न किसी दिन ये राज खुल जाएगा, मेरा इमेज खराब होगा, इसको मेरे हवाले कर दो। और फिर खुद ही उसे सजा देने लगते हैं कि तुम मेरे माल पर हाथ डालने जा रहे थे, तुम तो डॉग भी नहीं हो, तुम तो लॉयल ही नहीं रहे मेरे साथ। ये याद रखो, तुम्हारी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है और मैं किसी भी टाइम पर वो खोल सकता हूँ। अब जब अंकल कुन के साथ मीटिंग होती है तो जिया ली भी वहीं पर थी और एक्चुअली उसी ने ही वो इयररिंग चुरा कर वहां पर गिरा दिया था ताकि यू हाओ पर सारा इल्जाम आए। कुछ और भी चीजें थी जो कि जान के उसने डिटेक्टिव के लिए वहां पर रखी थी। उसे लग रहा था कि अंकल कुन यू हाओ को पकड़ लेंगे, लेकिन जी ने उसे ऐसे कवर किया था कि जिया ली चाहते हुए भी यू हाओ को गलत प्रूफ नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर भी वो गुस्सा निकालती है और कहती है कि जब मैंने एक जगह आपको नाकाम किया था तो आपने मुझे लिशियस मारे थे, तो अब की बार जी के साथ क्यों नहीं? आप फेयर करें ना अंकल कुन। और जी खुद को खुद ही प्रेजेंट कर देता है और कहता है कि मैं सजा के लिए तैयार हूँ, सिर्फ इस वजह से कि यू हाओ का नाम अंदर ना आए। वो खुद के ऊपर सजा ले लेता है डील नाकाम होने की। उस बेचारे को बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था, लेकिन फिर भी अभी हॉस्पिटल नहीं जाता बल्कि सीधा घर जाता है, क्योंकि उसे पता चला था कि यू हाओ बहुत शोर मचा रही है और खाना भी नहीं खा रही। वो जैसे ही घर आता है तो यू हाओ उससे कहने लगती है कि आप किसको ले गए साथ? सर्वेंट्स को पकड़ लिया है, वो मेरे साथ नहीं मिले हुए थे। अगर तुम मासूम लोगों की जान लोगे तो फिर मैं तुमसे बहुत नफरत करूंगी। लेकिन वो उसका सख्ती से हाथ पकड़ लेता है। उससे कहता है कि तुम्हें मेरी नहीं, अपनी भी नहीं, बल्कि दूसरे लोगों की परवाह हो रही है, उन सर्वेंट्स की जिनका तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। वैसे तो बेचारे जी ने उन सर्वेंट्स को मरवाया भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर वो जख्मी था और अपना ही खून बहकर उसके हाथ पर लगा हुआ था। ये देखते ही यू हाओ को लगता है कि इसने किसी को मारा है। वो कहती है कि तुम कितने गिरे हुए इंसान हो, मैंने सोचा भी नहीं था। और इसके साथ ही वो उसे पकड़कर ऊपर बिठाता है, उसे डराता है कि जैसे नीचे गिरा देगा, लेकिन फिर संभाल लेता है और यू हाओ सीधी उसके ऊपर गिरी थी। उस बेचारे की सारी चोटें फिर से ताजा हो गई थी। यू हाओ रोए जा रही थी और कह रही थी कि उन लोगों को माफ कर दो, उन्हें छोड़ दो। और वो सोच रहा था कि इस वक्त तकलीफ में तो मैं हूँ, पर इसे मेरी जरा बराबर परवाह नहीं है। अब वो उसे कमरे में कैद कर देता है और कहता है कि अगर तुम खाना नहीं खाओगी, एक मील स्किप करने पर मैं एक बंदे को खत्म कर दूंगा। ये वार्निंग करके वो वहां से चला जाता है और फिर खुद को मेडिसिन लगाता है। अब फाइनली उनका एक और लास्ट डे था और इस दिन उनका चांस था फिर से उस डील को कवर करने का। अब की बार तो जी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। वो ऐसा करता है कि यू हाओ को अपने साथ लेकर जाता है और कहता है कि यहाँ से सीधे हम एयरपोर्ट जाएंगे। यू हाओ ने सुन लिया था कि किस टाइम पर ये डील होने वाली है और कौन सी पोर्ट पर, तो वो तुरंत ही फिर से एक प्लान करती है। अपनी एक मेड को भेजती है, कहती है कि टेम्पल्स में ये ऑफरिंग्स दे देना और इसके साथ ही वहाँ के मास्टर से कहना कि हमारे लिए ये प्रार्थना करें। और जो प्रार्थना थी उसी के अंदर ही कोड वर्ड छुपा हुआ था पोएट्री की जुबान में। अब जब जी के साथ यू हाओ जा रही थी तो जाते जाते अपने देश को छोड़ते हुए उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे और जी तो इतना सॉफ्ट हार्टेड था उसके लिए कि उसको टिश्यू देने लगता है। अब फाइनली वो लोग पोर्ट पर पहुंच जाते हैं। वो उसे कहता है कि ये याद रखना कि अगर तुम मेरे हाथ में हो तो फिर ही तुम सेफ हो, मेरा हाथ ना छोड़ना। आगे जिया ली खड़ी हुई थी और उसने अपना जाल बिछाया हुआ था। वो वहां पर स्नाइपर्स को हायर किए खड़ी थी और स्नाइपर्स उन सब के सिरों का निशाना ले लेते हैं। जिया ली कहती है कि जिसे डील करनी थी वो डीलर भी मेरे पास है, मेरी कैद में। यहाँ से ही सारा कुछ लेकर और अंकल कुन को धोखा देकर वो वहां से जाने वाली थी। इस सारे ड्रामे में यू हाओ को कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो बार बार अपनी वॉच पर टाइम देख रही थी कि कब 5 बजेंगे, पुलिस यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन जाओ जियांग वो हमेशा की तरह वाकई वुल्फ नहीं बल्कि डॉग ही था। वो तो डर के पीछे हट गया था क्योंकि उसे अंकल कुन की दी हुई धमकी याद आ गई थी। उसने वहां पर पहुंचना ही नहीं था।
जिया ली ने तो अपनी चाल चल ली थी, लेकिन फिर वुल्फ की चाल की बारी थी। उसने पहले से ही सारी तैयारी की हुई थी। वो उन स्नाइपर्स को डबल कीमत देकर पहले ही खरीद चुका था और सारे निशाने अब जिया ली पर तन चुके थे। वो उससे कहने लगता कि तुम बहुत ही बेवकूफ इंसान हो। यहाँ पर बातों ही बातों में जिया ली जी को ताना देती है कि इस लड़की की खातिर तुमने खुद पर लीशेस ले ली और इस पर आंच भी नहीं आने दी, लेकिन ये तुमसे वफा नहीं करेगी। और बस यही वो पॉइंट था कि जब यू हाओ को पता चलता है कि कल जो उसने हाथों पर खून देखा था वो किसी और का नहीं बल्कि जीजी का अपना था। वो बुरी तरह से घायल हो चुका था। वो आज उसकी ये चोटें खुद भी महसूस कर लेती है। एंड आई विश कि काश यू हाओ को ये एहसास हो जाए कि कौन उसके साथ सिंसियर है, ये जीजी जो उसे बचाता है या फिर जाओ ज़ियांग जो कि आज आया ही नहीं था। लेकिन इसके साथ ही हमें पता चलता है कि वही वे जिसको जिया ली ने अपने हाथों से मारा था, बल्कि मारा नहीं था, उसने तो बचा लिया था, वो आज सबके सामने आ जाता है और कहता है कि अगर जिया पर कोई हाथ उठाएगा तो उसे मेरी लाश से गुजर कर जाना पड़ेगा। और बस इसी के साथ ही उन लोगों की यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। जीजी को गोली लगने ही वाली थी कि इतने में उसके आगे यू हाओ आ जाती है और उसके हिस्से की गोली खुद खा लेती है। और बस ये देखते ही जीजी ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकता था। इन दी एंड वो उसे वहां से लेकर भागता हुआ जा रहा था और यही कह रहा था कि किसने तुम्हें बोला मेरी सुरक्षा करने को। और ये सारा सीन खत्म होने के बाद पुलिस वहां पहुंचती है। जाओ ज़ियांग सिर्फ ये मंजर खड़ा देख रहा था। तो इस पार्ट में हमें दिखाते हैं कि यू हाओ को गोली लग गई थी। जीजी उसे कैरी करता हुआ हॉस्पिटल लेकर आता है। जाओ ज़ियांग भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गया था। यहाँ पर उन दोनों की लड़ाई होने ही वाली थी कि इतने में बीच में नर्स आकर इंटरप्ट कर देती है। और जीजी को देखकर लग रहा था कि इस टाइम पर यू हाओ की हेल्थ से बढ़कर उसे और कुछ भी नहीं है। उसे सब पता था कि उसे किस चीज से एलर्जी है। वो 1 मिनट भी नहीं लगा था और फॉर्म पर हस्बैंड के नाम की जगह खुद के साइन कर देता है। वो मन ही मन उसे अपनी वाइफ मान चुका था। ऑल्दो जीजी को खुद भी चोट लगी हुई थी और उसकी ब्लीडिंग भी हो रही थी। नर्स उसे कहती है कि आप अपना तो ट्रीटमेंट करा ले, लेकिन वो बाहर खड़ा बस वेट करता रहता है जब अंदर यू हाओ का ऑपरेशन हो रहा था। वो इतना बेचैन, इतना रेस्टलेस था कि कोई भी उसकी बेचैनी को देख सकता था। और बस यही वो चीज थी जिसके थ्रू अंधे को भी पता चल रहा था कि वो यू हाओ से कितना प्यार करता है। दूसरी तरफ हमें जिया ली और वे को दिखाते हैं। वो दोनों पकड़े गए थे। जिया ली वे को काफी डांटती है कि मैंने अपनी जान पर खेल कर तुम्हें छुपाया हुआ था, तुम्हें बचाया हुआ था, तुम क्यों सामने आ गए। लेकिन वे का कहना था कि तुम्हारे बगैर जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। और बस वो दोनों रिपेंट कर रहे थे अपनी किस्मत पर कि आखिर हम इस जगह पर पैदा ही क्यों हुए, हम यहाँ पर लाए ही क्यों गए, क्या हम दोनों की एक नॉर्मल लाइफ नहीं हो सकती थी। और बस यही वादा करते हैं एक दूसरे से कि अगर हम जिंदगी में एक दूसरे के साथ नहीं रह सके तो कोई बात नहीं, हम लोग इकट्ठे मर तो सकते हैं ना। दूसरी तरफ यू हाओ का ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन डॉक्टर कह रहा था कि कोई पता नहीं है कि ये कोमा में से कब निकलेगी, इसे होश आए या ना आए इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। ये सुनते ही जीजी पहले गुस्सा करता और फिर उसके बाद काम डाउन होकर डॉक्टर से बैक करने लगता है। उसे लग रहा था कि उसके बस में कुछ भी नहीं है। तो फिर वो टाइम था कि जब उसे गॉड याद आता है। अब वो जाता है और प्रार्थना करना स्टार्ट कर देता है। वो हमेशा टेम्पल में जाता था लेकिन मन से नहीं, लेकिन यू हाओ इन सब चीजों में बहुत विश्वास रखती थी। तो आज जाता है और उसके लिए प्रार्थना करता है और इन दी एंड ये कहता है कि अगर उसकी जिंदगी बची नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे हिस्से के साल उसकी जिंदगी में लगा दिए जाएं। और उसके जिंदा ठीक ठाक उठने के बदले वो ये वादा करता है कि आंदा कभी किसी का खून नहीं बहाएगा। वो बहुत मन से मांग रहा था और फिर फाइनली कितने दिनों बाद यू हाओ को होश आ ही जाता है। यू हाओ होश में आने से पहले एक सपना देख रही थी जिसमें उसकी जिंदगी की सारी डार्क यादें थी। उस पर जिस तरह से एक दफा हमला किया गया था, उसके अडॉप्टेड डैड को मारा गया था, ये सब चीजें जो उसे रुला देती थी, जो उसे परेशान करती थी। लेकिन इतने में उसे एक लाइट दिखाई देती है और वो था जीजी, जो हमेशा ऐसे मोमेंट्स पर आकर उसे सहारा देता था और उसे अपने साथ ले जाकर प्रोटेक्टेड फील कराता था। इन दी एंड जब उसकी आंख खुलती है तो वो जीजी को ही देखती है। वो उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारा प्यार कभी समझ ही नहीं पाई थी, मुझे नहीं पता था कि तुमने मेरी खातिर इतना कुछ सहा है। उस दिन भी मैंने तुम पर गुस्सा किया, लेकिन तुम तो मेरी खातिर मुझे बचाने के लिए खुद लेशिस खा कर आए थे। और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे सामने अब सच बोलूंगी, और ये सच वो उसके सामने आधा अधूरा ही बोलती है। उसे बताती है कि जब तक मेरे डैड गुआन जिंदा थे तब तक मैं वाकई उन्हें इन्फॉर्मेशन दिया करती थी। तुम्हारे लिए काफी ट्रबल क्रिएट हुआ होगा मेरी तरफ से। और उसके बाद मुझे नहीं पता था कि उनकी जगह लेते हुए जाओ ज़ियांग वहां पर आएगा। जाओ से मेरा कोई रिश्ता नहीं है इस वक्त, जब था
वो बहुत पुरानी बात थी और अब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। वो कुछ भी बोलती, अपने ऊपर कोई भी ब्लेम लेती, उससे पहले ही जीजी उससे कहता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया था, तुम पहले भी क्लीन थी, तुम अब भी क्लीन हो, अगर तुम इस दलदल में फंसी हो तो सिर्फ मेरी वजह से। वो सारा ब्लेम खुद के ऊपर ले लेता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि अंकल कुन के पास जाओ जिहंग आया हुआ था। उसने अपना एक प्लान बनाया था और वो ये था कि वो यू हाओ को पकड़े जाने नहीं देगा। उसने थोड़ी बहुत प्लानिंग की थी और सारा का सारा इल्जाम जिया ली पर डाल दिया था, क्योंकि वैसे भी वो तो मरने ही वाली थी। वो सोचता है कि इस तरह से एक दफा अंकल शांत हो जाएंगे, अंदर का गद्दार सिर्फ और सिर्फ जिया ली को ही समझेंगे और बाद में यू हाओ के थ्रू में अंदर की इन्फॉर्मेशन निकलवा कर एक दिन अंकल को ही खत्म कर दूंगा। उधर जिया ली और वे को जीजी के सामने प्रेजेंट किया जाता है। वो लोग हर चीज एडमिट करते हैं, लेकिन कहते हैं कि अभी भी कुछ काम है जो हमारे ऊपर डाले जा रहे हैं, वो हमने नहीं किए थे, शायद तुम्हारे किसी प्यारे ने किए हो। और फिर मरने से पहले जियाली काफी हंसती है और कहती है कि जीजी तुम फिक्र ना करो, तुम भी बहुत जल्द हमारे पास आने वाले हो और तुम्हारी बदकिस्मती ये है कि तुम उसके हाथों मारे जाओगे जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, यू हाओ के हाथों। वेल, जीजी को ये सारा कुछ सुनने के बाद उन पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर वो कहता है कि मैंने फैसला किया था कि मैं खून नहीं बहाऊंगा, इसीलिए मैं तुम लोगों को नहीं मारने वाला, जो कुछ करना है खुद के साथ तुम लोग खुद ही कर लो। और बस उसके बाद वो वहां से चला जाता है और वो दोनों एक साथ जो जी नहीं सकते थे, एक साथ खत्म जरूर हो जाते हैं। जबकि उधर हमें यू हाओ को दिखाते हैं, उसने अभी तक अपने उल्टे काम रोके नहीं हुए थे। वो एक दफा टेम्पल में जाती है, वहां पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर आकर जीजी ने उसके लिए कितना प्रे किया था और यहीं पर ही जाओ जिहंग भी उससे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पहुंचा हुआ था। वो उससे झूठ बोल देता है कि उस दिन मैं इसलिए नहीं पहुंच सका था क्योंकि मुझे तुम्हारा दिया हुआ मैसेज ही नहीं मिला था, मेरे ऊपर आजकल कड़ा पहरा है। वेल, यहाँ पर ये लोग वही डिस्कस करते हैं कि उस दिन पोर्ट पर जो सामान ये लोग डील के लिए लेकर आए थे वो तो गायब हो चुका है, कौन ले गया है कुछ पता नहीं है। लेकिन यू हाओ कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं जीजी को जानती हूँ, वो जरूर वो सामान निकलवा लेगा। अब उससे बात करने के बाद वो जैसे ही वहां से जाने वाली थी तो सामने जीजी खड़ा हुआ था। उसे देखते ही जाओ जिहंग तो एक दफा घबरा जाता है, लेकिन यू हाओ हमेशा की तरह से फिर से झूठ बोलती है। कहती है कि ऑफिसर यहाँ पर आया हुआ था और मेरे से इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि उस दिन मैं भी मौका पर थी और मुझे गोली भी लगी थी, क्या वाकया हुआ था। सबसे पहले तो जीजी ऊपर आते ही अपनी यू हाओ को जाओ के बगल से निकाल अपने साइड पर करता है और फिर उससे कहता है कि मेरी गर्ल को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं, अगर कोई भी क्वेश्चन तुमने करना हो, इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो ये मेरे लॉयर का नंबर है, और एक कार्ड उसके मुंह पर दे मारता है। कहता है किसी से बात करना। उसके बाद वो यू हाओ को नीचे लाता है और कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत प्रेशियस हो, आई एम सो सॉरी, लेकिन जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता हम यूके नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हें खुश करने के लिए कुछ कर सकता हूँ। और उसके बाद वो उसे एक ऑर्फनेज में लेकर आता है। यहाँ पर वो बच्चों के साथ काफी सारा समय बिताती है, पियानो भी बजाती है और जीजी बहुत प्यार से उसे देखते जा रहा था। इसके बाद वो दोनों बीच पर भी जाते हैं, वहां पर काफी सारी मस्ती करते हैं और इकट्ठे खेलते कूदते हैं। इन दी एंड वो लोग सनसेट का नजारा नहीं ले सके थे क्योंकि वहां पर बारिश हो गई थी, लेकिन आज का दिन यू हाओ का बहुत अच्छा गुजरा था। जब वो घर वापस लौट रही थी तो बहुत खुश थी और जीजी बस उसे खुश देखकर खुश हो रहा था। इतने में घर पहुंचते उन्हें पता चला है कि यू हाओ के लिए एक पार्सल आया है। वो जैसे ही ओपन करते हैं तो उसके अंदर एक धमकी थी और वो ये थी कि 3 दिन के अंदर अंदर सामान हमें ढूंढ कर दो। जिनसे वो लोग ट्रेड करने वाले थे वो गैंग वाले उन्हें अब धमकी दे रहे थे, बल्कि जीजी के लोगों पर और उसके अड्डे पर भी हमला किया गया था, वहां पर भी वो लोग धमकियां छोड़ कर गए थे। इतने में उसे पता चलता है कि जिससे ट्रेडिंग होनी थी उन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुना है उनसे बात करने के लिए, और उसका नाम यिंग चुआन है। यिंग चुआन ये वही आदमी था जिसने एक दफा बहुत सालों पहले यू हाओ पर हाथ डालने की कोशिश की थी, और बस इसी की सजा में जीजी ने उसके फेस पर एक ऐसा स्कार दिया था जो कि आज भी उसके फेस पर प्रोमिनेंट था। अब उसके बाद यिंग चुआन जानबूझकर जीजी को इंतजार कराता है, अंदर आने नहीं दे रहा था, लेकिन जीजी को जब गुस्सा आता है तो वो एक दबंग से अंदर एंट्री करता है, उसके सारे बंदों को डरा कर वहां से भगा देता है। अंदर जाता है, 2-4 गोलियां चलाता है और उसके इर्द गिर्द बैठी हुई गर्ल्स भी वहां से भाग जाती हैं, और इन दी एंड यिंग चुआन अपना फेस उसे दिखाता है। लगता है कि फेस में रोजाना अपनी शक्ल देखते हुए स्कार के साथ उसे जीजी की याद आती थी। वो कहता है कि मैं रोजाना प्रार्थना करता था कि तुम्हारा और मेरा आमना सामना कब होगा, फाइनली हो ही गया है।
लेकिन जीजी सारा समय बिल्कुल काम डाउन था। वो उससे कहता है कि हाँ, हमसे गलती हुई है, हमारे लोगों ने वहां पर चोरी करने की कोशिश की थी, और हाँ, तुम्हारे बॉस को हम कंपनसेशन भी देंगे, उसका सामान भी ढूंढ कर देंगे, अपोलोजाइज भी करते हैं, हम सिर्फ सुलह करने के लिए आए हैं। उसे गिफ्ट में भी कुछ देना चाहते थे, लेकिन लगता है कि जिंग चुआन कोई भी डील नहीं चाहता था। वो उसे कहने लगता है कि अगर डील करनी है तो अपने यू हाओ को हमारे पास ले आओ ना, अगर उसको लाओगे तो ही हम तुम्हें देर होने पर माफ करेंगे। और इसके साथ ही उसे वो वीडियो भी चला कर दिखाता है कि जब उसने यू हाओ पर हाथ डालने की कोशिश की थी। जीजी को बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत ही एक बोतल तोड़कर उस पर हमला करता है और कहता है कि तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन यू हाओ को इस सब से बाहर रखो। अब घर जाकर वो यू हाओ से कहता है कि तुम्हारी सिक्योरिटी को मैं बढ़ा रहा हूँ, और हाँ, इधर उधर बाहर जाने की थोड़े दिनों कोई जरूरत नहीं है जब तक कि मामला शांत नहीं हो जाता, और अगर चाहो तो यूके चली जाओ, वहां पर तुम सेफ रहोगी। लेकिन यू हाओ यूके जाने से इनकार कर देती है और कहती है कि जो समय भी है मैं तुम्हारे साथ यहीं पर ही गुजारना चाहती हूँ। उधर अंकल कुन को दिखाते हैं। वो जाओ हैंग से कहने लगते हैं कि मुझे पता चला है कि यू हाओ में वो लोग काफी इंटरेस्टेड हैं। यू हाओ को किडनैप करो और उनके पास फेंक दो जाकर। मुझे पता है कि जीजी तो कभी नहीं मानेगा, वो तो पागल है उस लड़की के पीछे, लेकिन हमें उससे क्या मतलब, हम तो अपने डील के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि एक दफा यू हाओ चोरी चोरी बातें सुन रही थी और उसे पता चल जाता है कि जीजी को शायद उन चीजों के बारे में पता चल गया है कि आइटम चुराकर किसके पास हैं। तो बस वो एक दिन बाहर जाती है, अपने ड्राइवर को डांटती है और एक बहाने से एक शॉप में चली जाती है। इनफैक्ट इस जगह पर वो जाओ जीहंग को इन्फॉर्मेशन देने के लिए आई थी। वो उसे कहती है कि जीजी की डील इस समय जिंग चुआन के साथ हो रही है। वो उसे एक दफा मिलने भी गया था, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं पाई। वो कहता है पता है मुझे। वो कुछ अपनी ही बातों में खोया हुआ था, लेकिन शायद ये वो पॉइंट था कि जब पहली दफा यू हाओ को शक हो जाता है। वो कहती है तुम्हें कैसे पता था? तो जाओ जीहंग उससे कहने लगता है कि और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेंट हैं, मैं पुलिस में हूँ, मुझे हर तरह से चीजों की खबर रहती है। यू हाओ वहां से जा रही थी कि जाओ से रोकता है। इतने में उसके बटन के साथ यू हाओ का बाल लग जाता है। अब उससे बात करने के बाद वो जैसे ही बाहर निकलती है तो उसे कोई किडनैप कर लेता है। उसे बेहोश किया था, वो रेजिस्ट करती है और बस किडनैपर का एक बटन उसके हाथ में ही रह जाता है। अब अपेरेंटली तो यही लग रहा था कि वो जाओ ही होगा जिसने इसे अंकल कुन के ऑर्डर पर किडनैप किया है। जीहंग यू हाओ को किडनैप करके ले जाता है और ले जाकर उसे जिंग चुआन को गिफ्ट में दे देता है। उससे कहता है कि इसको लो और इसके थ्रू ब्लैकमेल करके तुम जीजी को अपने पास बुलाओ। ऑफ कोर्स तुम उसका शिकार करना चाहते हो और बेट मैंने तुम्हें दे दिया है, लेकिन ये याद जरूर रखना कि उसको मारने के बाद इस लड़की को मेरे पास वापस भेज देना ताकि मैं हीरो का रोल तो प्ले कर सकूं। और इसके साथ साथ उसकी नजर उस सामान पर भी थी जो माल ट्रेडिंग के टाइम पर गायब हो गया था और वो इस टाइम पर जिंग चुआन के पास था। वो उससे कहता है कि अगर तुम वो माल भी मुझे दोगे तो मैं उसकी एक अच्छी डील और अच्छा कमीशन तुम्हें दिला दूंगा। अगर तुमने ऐसा ना किया तो बहुत ही जल्द तुम्हारा बॉस तूफान तुम्हें पकड़ लेगा। अब वो जाओ के साथ डील कर लेता है और फिर उसके बाद वो जीजी से कांटेक्ट करता है। उसे यू हाओ की फोटोज भेजता है और साथ में एक लोकेशन भी, लेकिन उसने वार्न कर दिया था कि अगर एक भी गन या एक भी आदमी अपने साथ लेकर आए तो फिर मैं गारंटी नहीं देता कि तुम्हारी लड़की जिंदा रहेगी। अब जीजी रैश ड्राइव करता हुआ उसी रास्ते पर जा रहा था कि इतने में कोई गोली चलाता है और उसकी गाड़ी एक साइड पर चली जाती है। यहाँ पर कोई था जो उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था और फिर इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है। जिंग चुआन अब टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा था। यू हाओ को बहुत डराता है, कहता है कि 6-7 साल पहले जो इनकम्प्लीट रह गया था क्यों ना उसे कंप्लीट कर ले। जीजी को कैसा लगेगा जब उसकी महबूबा पर मैं इतना सितम करूंगा। और इसके साथ साथ उसे ये भी धमकी देता है कि जिस तरह का स्कार मेरे फेस पर है क्या तुम्हें भी ऐसा स्कार गिफ्ट में दे दूं। लेकिन फिर थोड़ी ही देर में उसे आवाज आती है कि जीजी की गाड़ी यहाँ पर पहुंच चुकी है। अब जीजी पहले तो उसके आदमियों के साथ फाइट करता है, बहुत सारे घाव खुद भी खाता है और इन दी एंड उन्हें खत्म करने के बाद वो उस पॉइंट तक पहुंच जाता है कि जहां पर एक कंटेनर में यू हाओ को कैद किया हुआ था। जिंग चुआन ऊपर खड़ा हुआ था और नीचे उसने बहुत सारी शीशे की किरचियां बिखेरी हुई थी। उन्हीं के बीच वो एक चाबी फेंक देता है। सबसे पहली शर्त तो वो उसके सामने ये रखता है कि मेरे सामने नील डाउन करो और इन शीशे की किरचियों में से नील डाउन करते हुए उस कंटेनर की चाबियां ढूंढने की कोशिश करो जिसमें तुम्हारी महबूबा कैद है। जीजी को इस टाइम पर यू हाओ की सेफ्टी से ऊपर और कुछ भी नहीं था। वो नील डाउन करता है और फिर उसके बाद वहीं से ही अपने हाथों को जख्मी करते हुए चाबी तलाश करने की कोशिशों में लगा हुआ था। जीजी को बहुत फिक्र हो रही थी, कंटेनर में अंधेरा है और अंधेरे से उसकी यू हाओ को बहुत डर लगता था, उसे फोबिया था।
यू हाओ भी अंदर बैठी सारा कुछ सुन रही थी कि किस तरह से यिन चुआन उसका नाम लेकर बार बार जीजी को ब्लैकमेल कर रहा है, उसे ह्यूमिलिएट कर रहा है, उसे टॉर्चर कर रहा है। लेकिन इन दी एंड फाइनली जीजी वो चाबी तलाश कर लेता है और जैसे ही काउंटडाउन खत्म होने वाला था वो जाता है और यू हाओ को आजाद कर लेता है। यू हाओ एक जंप मार कर उसके ऊपर अपनी लैंडिंग करती है। अब यिन चुआन से वो इतना ही कहता है कि मैं जीजी तुम्हारे पास आ गया हूँ, यू हाओ को यहाँ से जाने दो, मुझे तुम बेशक मार दो। लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारी तरह मैन ऑफ माई वर्ड्स नहीं हूँ, मैं तो तुम दोनों को ही खत्म करूंगा। लेकिन जीजी उससे कहता है कि मेरी एक लास्ट विश है, वो तो पूरी कर दो। मुझे ये बताओ कि ये सारा कुछ चल क्या रहा है? क्या तुम ही वो हो जिसने वे को बचाया था और जी अली को हमारे खिलाफ किया था? और यहाँ पर जिन चुआन कहता है कि मरने से पहले सुन लो कि इन सारे कामों के पीछे मेरा ही हाथ था। और हाँ, मैं अपने बॉस के साथ भी सिंसियर नहीं हूँ, माल भी इस टाइम पर मेरे पास है। और सूफान, उसे छोड़, मैं ये सारा कुछ यहाँ से छीन कर बहुत दूर खुद ही कमीशन कमाने जा रहा हूँ। बस इसी के साथ ही हमें दिखाते हैं कि उसका बॉस तूफान वहां पहुंच जाता है। ये सब सुनते ही वो जिन चुआन को खत्म कर देता है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जिसने जीजी की गाड़ी पर हमला किया था वो कोई और नहीं बल्कि सूफान ही था। सूफान को लगता था कि मेरे भाई को जीजी ने मारा है, लेकिन जीजी कहता है कि अगर तुम हकीकत जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, जिन चुआन तुम्हें भी धोखा दे रहा है। अब फाइनली वो लोग बच चुके थे। लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पर जाओ जिहंग भी मौजूद था और वो वहां से माल लेकर गायब होने ही वाला था कि जीजी उसे देख लेता है। वो उसका फेस तो नहीं देख पाया था, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच थोड़ी सी फाइटिंग होती है गोलियों के थ्रू और जाओ जिहंग को एक शोल्डर पर गोली लग गई थी। वो वहां से भाग तो गया था अपना चेहरा दिखाए बगैर, लेकिन जीजी के आदमी उसका पीछा कर रहे थे, कंटेनर्स के बीच उसे तलाश करने की कोशिश में थे। लेकिन इन दी एंड एक पॉइंट पर वो अपनी पुलिस वाली जैकेट पहनकर सामने आता है और अपने बाकी सारे कॉप्स को भी बुलाकर उन्हें अरेस्ट कर लेता है। अब जाओ जिहंग ऐसे प्ले कर रहा था कि जैसे वहां पर खुद वो एक क्रिमिनल नहीं बल्कि कानून की रक्षा करने के लिए पहुंचा हुआ था। और उसके बाद वो जीजी से भी इन्वेस्टिगेट करता है। जीजी यहाँ पर बार बार कह रहा था कि मेरी वाइफ को किसने किडनैप किया ये तो पहले पता करा लो, और मेरा किसी काम में कोई हाथ नहीं था, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। और सबूत था भी कोई नहीं जीजी के खिलाफ। और जीजी तो आजकल इतना अच्छा हुआ था कि उसने जो वचन लिया था कि मैं किसी का खून नहीं बहाऊंगा, इसीलिए उसने जिन चुआन को खुद खत्म नहीं किया था बल्कि सूफान के हाथों मरवाया था, क्योंकि गद्दारी तो उसने सूफान से भी की थी। जब वो बार बार यू हाओ को अपनी वाइफ बोल रहा था तो जाओ जिहंग को बहुत तकलीफ होती है। वो कहता है कि तुम लोग लीगली मैरिड नहीं। अब उसके बाद वो जाता है दूसरे रूम में यू हाओ से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और सरप्राइजिंगली यू हाओ को यहाँ पर पता था, उसने बटन के थ्रू पहचान लिया था कि उसे किडनैप किसने किया है। ये जाओ जिहंग ही है जो कि असली मोल था, गद्दार था। वो आज उससे जब बात कर रहा था तो वो उसे कहती है कि जब मैं किडनैप हुई तो तुमने मुझे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की, तुम तो बहुत लेट पहुंचे थे, जीजी ना आता तो मैं मर चुकी होती। और इसके जवाब में जाओ जिहंग को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि जीजी जीजी बस उसका ही नाम लेती रहती हो हर समय, कि तुम्हें एक्टिंग करते करते उसे सच्चा प्यार हो गया है। और बस यही वो पॉइंट था। उसका ये रिएक्शन देखते ही यू हाओ को अंदाजा हो जाता है कि ये जीजी से जेलस है। और एक और चीज थी जो उसने नोटिस की थी, और वो ये थी कि जैसे ही उसके कंधे को छुआ था तो उसे वहां पर पेन हुई थी। इसका मतलब है कि यही वो क्रिमिनल गद्दार था जो वहां से माल ले जाने की कोशिश कर रहा था और इसे गोली लगी थी। यू हाओ काफी क्लेवर थी, वो समझ तो गई थी और फिर उसके बाद अपनी चाल चलने लगती है। उससे कुछ पुरानी बातें उगलवा लेती है कि किस तरह से उसने जियाली को ट्रैप किया है और किस तरह से वो चैंग फैंग को और अंकल कुन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। अब उसके बाद वो बाहर आती है और उसको जीजी की बहुत फिक्र हो रही थी जो कि जख्मी हो गया था। वो सबके सामने कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को लेकर यहाँ से जा रही हूँ, अगर कोई और क्वेश्चन हो तो हमारे लॉयर को कॉल करना। इवन कि जाओ जिहंग जब खड़ा हुआ था तो जीजी का खास आदमी जाते उसे धक्का मार के ही जाता है, इतनी सी इज्जत थी बेचारे की। अब वापस जाकर यू हाओ को जीजी की बहुत केयर हो रही थी। जब भी वो मुसीबत में होती थी वो ही आता था, उसे संभालता था। वो उससे पूछता है कि तुम्हें किडनैप किसने किया था। वो कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं है, मैं उस आदमी की शक्ल नहीं देख सकी थी। और उसके बाद उसे थैंक्स करने लगती है, लेकिन जीजी उससे कहता है कि खाली थैंक्स से काम नहीं बनेगा, मुझे एक स्वीट सा रिवॉर्ड तो चाहिए। और ऑफ कोर्स वो उससे रिवॉर्ड लेकर ही रहता है। अब जीजी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कराई थी और उसे पता चला था कि यिन चुआन के किसी भी आदमी ने यू हाओ को किडनैप नहीं किया था, बल्कि किसी बाहर के आदमी ने आकर उसे वहां पर डिलीवर किया था। ये जरूर वही आदमी होगा जिसके कंधे में गोली लगी थी। आज के दिन यू हाओ फिर से कहीं बाहर गई हुई थी और वो वही फर्स्ट एपिसोड वाली फॉर्चून टेलर के पास जाती है, उसी बिल्डिंग में जहां पर उसके अंकल गुआन की डेथ हुई थी।
ये फॉर्च्यून टेलर उसे एक इन्फॉर्मेशन देती है और उसने यही पढ़ा था कि आजकल तुम्हारे हॉरोस्कोप यही कह रहे हैं कि तुमने गलत आदमी पर भरोसा किया है, और वाकई कुछ ऐसा ही था। अब उसके बाद वो छत पर जाती है जहाँ पर उसकी अपने अंकल से आखिरी मुलाकात हुई थी और सारे डॉट्स को खड़े होकर कनेक्ट करती है और उसे समझ आ जाती है कि पुलिस में जो गद्दार अंकल कुन ने इंस्टॉल किया हुआ है वो और कोई नहीं बल्कि यही जाओ ज़ियांग ही है। और बस यूहाओ ने यही फैसला किया था कि चाहे उसे अपनी जान देकर ही ये सारा कुछ सीधा ना करना पड़े, वो जरूर करेगी। अब इसके बाद वो जीजी के पास जाती है। वो उससे प्यार तो करने लगी थी, लेकिन फिर भी उसका जो मिशन था और जो वचन उसने अपने डैड को दिया हुआ था वो उससे पीछे नहीं हट सकती थी। यहाँ पर वो दोनों प्लानिंग कर रहे थे। थोड़े ही दिनों में अंकल कुन की 60th बर्थडे थी और इसके लिए उन्हें क्या गिफ्ट दिया जाए। वो कहती है जीजी तुम्हारे बिहाफ पर मैं अरेंज कर लूंगी। और इसके साथ साथ उसे एक और इंतजार भी था। अंकल के सारे अडॉप्ट किए हुए बच्चे उस दिन जरूर आते थे, तो अब की बार वो चेक करेगी कि क्या जाओ ज़ियांग भी वहां पर आता है कि नहीं। और फिर फाइनली बर्थडे वाला दिन आ जाता है। यहाँ पर अंकल काफी खुश दिखाई दे रहे थे और एक आदमी था जो कि दूर से खड़ा चोरी छुपे उन्हें विश करता और गिफ्ट रख के चला जाता है। यूहाओ इसी इंतजार में थी। वो समझ गई थी कि ये जाओ ज़ियांग ही है। और उसके बाद यूहाओ ने आज जीजी को कुछ ज्यादा ही ड्रिंक करा दिया था। जब वो बिल्कुल टुन हो जाता है तो वो जानबूझकर उसे घर भेज देती है ताकि अपने मिशन पर काम कर सके। जब सारे लोग चले जाते हैं तो उसके बाद जाओ ज़ियांग खुद आता है और अंकल कुन को विश करता है। उनको काम से रिलेटेड और माल के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड अपडेट्स भी देता है और फिर वहां से चला जाता है। जब वो वहां से निकल रहा था तो उसी टाइम पर यूहाओ ने भी उसे देख लिया था। वो एक जगह पर उसे मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि माल कहाँ है, मुझे सब पता चल गया है। उसने उसे ग्रेवयार्ड में मिलने के लिए बुलाया था, वहां पर जहाँ पर अंकल गुआन की कब्र थी। वो कहती है कि मेरे अडॉप्टेड डैड इस दुनिया से चले गए, वो एंजल थे और आज उनकी बर्थडे भी है और इस डेविल की भी बर्थडे है। इन दोनों का जन्मदिन एक ही दिन है। और फिर जैसे ही जाओ ज़ियांग उसके पास से गुजरता है तो उसे एक इंसेंस की स्मेल आती है। ये वही थी जो उसने जीजी के बिहाफ पर अंकल कुन को गिफ्ट में दी थी और थोड़ी देर पहले अंकल कुन की सेवा करते हुए ही उनके पास जो बैठ कर आया था। उधर अंकल कुन अपने गिफ्ट्स ओपन कर रहे थे और यहीं पर ही उनको एक और गिफ्ट मिलता है जो कि बहुत स्पेशल था। इसमें वो सारी रिकॉर्डिंग थी कि जिसमें जाओ ज़ियांग अपने मुंह से कह रहा था यूहाओ से कि उसने यूहाओ को बचाने के लिए जियाली के ऊपर सारा इल्जाम डाला है और वो चैन फैंग को और अंकल कुन को खत्म करना चाहता है। ये सुनते ही अंकल कुन की तबीयत बिगड़ जाती है। वो कहते हैं कि मैंने इसे आज तक इतने प्यार से पाला और देखो ये मेरे साथ गद्दारी कर रहा है। और बस इसके साथ ही उस इंसेंस की स्मेल उन पर ऐसी चढ़ी थी कि उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। अब पता नहीं इस इंसेंस वाले गिफ्ट में यूहाओ ने क्या मिक्स कर दिया था। वो जाओ ज़ियांग को बता देती है कि वो माल कहाँ पर है। जाओ ज़ियांग जैसे ये इन्फॉर्मेशन लेता है वो तो बस भागने की कर रहा था, ज्यादा सोचता भी नहीं है। और जैसे ही वो चला जाता है तो अंकल गुआन से बातें कर रही थी। कहती है कि जो वचन आपको दिया था वो मैं जरूर पूरा करूंगी। ऑल्दो मेरा जीजी से अलग होने को मन नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं अपनी ड्यूटी से पीछे हटने वाली नहीं हूँ। और फिर जैसे ही ज़ियांग वहां से निकल रहा था तो उसी टाइम पर उसके पीछे भी कुछ लोग आते हैं और यही वो पॉइंट था कि जब उसे यूहाओ की बातों पर कुछ शक होने लगता है कि जैसे आज वो कुछ वियर्ड सा एक्ट कर रही थी। और अब एक तरफ तो जीजी सोया हुआ था और सपने देख रहा था कि वो बहुत ही जल्द यूहाओ से एक वेडिंग अरेंज करेगा। और बस इतना सुंदर सा सपना देखने के बाद उसकी रियल की लाइफ तो एक नाइटमेयर बनने वाली थी। वो जैसे ही होश में आता है तो इतने में उसका सिस्टर उसे एक बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन देता है। कहता है कि हमें पता चल गया है कि यूहाओ को किसने किडनैप किया था। वो कोई और नहीं बल्कि जाओ हैंग था। और जब हमने थोड़ा बहुत और ट्रेस बैक किया है तो हमें मालूम पड़ा है कि जाओ हैंग यूहाओ से मिलने के लिए जाता था और वो आपके हर इम्पोर्टेंट इवेंट से पहले उसे चोरी छुपे मिलती थी और कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लीक करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं है, वो एक इन्फॉर्मेंट हमेशा से रही है, अपने अंकल गुआन के मरने के बाद भी। और हाँ, उसने एक और कांड भी कर दिया है। आपकी तरफ से जो गिफ्ट उसने अंकल कुन को दिया था उसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ था, क्योंकि जैसे ही उन्होंने वो कैंडल को इनहेल किया है उसके बाद उनकी अगली आंख खुली थी इमरजेंसी में। अब ये सुनते ही जीजी की आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं। वो तुरंत ही यूहाओ के पीछे जाता है। उधर हमें दिखाते हैं कि ग्रेवयार्ड में जाओ हैंग यूहाओ पर अटैक कर देता है। कहता है कि मुझे अभी भी पता चला है कि तुमने अंकल कुन को मेरे बारे में सारा कुछ बता दिया है। उसके लोग मुझे पागलों की तरह तलाश कर रहे हैं। और इसके साथ ही वो उसे मारता है और कहता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैं वैसे तुम्हें मारना तो नहीं चाहता था, मैं मारना चाहता था सिर्फ अंकल कुन को और जीजी को, लेकिन तुमने खुद मुझे दावत दी है तो अब मरो अच्छे से। और वैसे भी ज्यादा महान बनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम भी बिल्कुल मेरे जैसी ही हो।
अगर मैं डबल गेम खेल रहा हूँ तो तुम भी तो खेल रही हो। जीजी तुम पर कितना भरोसा करता था और तुमने उसके साथ क्या किया है। लेकिन यू हाओ का कहना था कि यहाँ बात भरोसे की नहीं है, बात सही और गलत की है। मैं तुम्हारी जैसी कभी भी नहीं होंगी। और इसके साथ ही वो उस पर अटैक कर देती है। पर जाओ को लगता था कि ये कहाँ मुझे मार पाएगी। उससे कहने लगता है कि हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ ना। लेकिन तुम किसी को नहीं मार सकती क्योंकि तुम अपने डैड की तरह सिर्फ एक सेंट हो। और बस इतने में एक गोली चलती है और जाओ जिहंग की टांग पर लगी थी। जीजी था जो यहाँ पर पहुंच गया था, लेकिन उसका फेस एकदम ब्लैंक था जिस पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। वो बहुत गुस्से में था, इतने गुस्से में कि लगता है उसे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। आज वो अपना वचन भी तोड़ चुका था। जाओ जिहंग उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, जल्दी जल्दी उसे सारी बात बता रहा था कि तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड मुझसे मिलने के लिए आती थी, तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे लीक करती थी और हम दोनों ने मिलकर तुम्हारे साथियों जिया ली को और वे को भी ट्रैप किया था। तुम कितने स्मार्ट बनते हो लेकिन बहुत फूल हो। और बस बहुत मुश्किल से वो इतना ही बोल पाया था कि जीजी ने उसे खत्म कर दिया। अब इसके बाद वो मुड़ता है और यू हाओ के पास आता है, उसके हाथ से नाइफ लेता है और उसके हाथों को क्लीन कर देता है। अब उन लोगों को ऑर्डर आया था कि अंकल कुन ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया है, तो अब वो उन्हीं के ही विला में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो लोग जीजी की अच्छे से तलाशी लेते हैं, उसके पास से पिस्टल ले लेते हैं और कहते हैं कि सिर्फ आप ही ऊपर जाएंगे। यू हाओ को उन्होंने वहीं पर ही रोक लिया था। यू हाओ रेजिस्ट करती है, अंदर आना चाहती थी और यहीं पर ही दो लोगों ने उसे पकड़ लिया था। जीजी कहता है कि मेरी गर्ल को कोई हाथ ना लगाए, लेकिन वो लोग नहीं रुकते तो वो मुड़ जाता है। यहाँ पर वो उन सब पर अटैक करता है। उसने बगावत का ऐलान कर दिया था और सबको मारता मारता वो फाइनली यू हाओ तक पहुंच जाता है। और इस सीन को देखकर लग रहा था कि जैसे यू हाओ की खातिर वो पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है। अब वो उसे कहता है कि शांति से यहाँ पर बैठ जाओ और मैं ऊपर जा रहा हूँ अंकल से मिलने के लिए। और इसके साथ ही जीजी के आदमियों ने अंकल कुन के घर को पूरी तरह से घेरे में ले लिया था। अंकल कुन को भी पता चल जाता है। वो पूछते हैं ये सब तुम कब से प्लान कर रहे थे। जीजी कहता है उस दिन से जब आपने पहली दफा यू हाओ पर शक किया था। अंकल कुन कहते हैं कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम्हें इतना बता दूं कि तुम्हारी हैप्पी एंडिंग नहीं होने वाली, क्योंकि तुम और वो लड़की एक दुनिया से नहीं है। तुम एक मॉन्स्टर हो, इंसान की खाल पहनकर अगर यहाँ से निकलना भी चाहोगे, अपना दिल भी चीर के उसे दे दोगे, वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। और बस इसी के साथ ही वो अपनी तलवार निकाल लेते हैं। जीजी पर हमला करने ही वाले थे, लेकिन वो बहुत स्मार्ट था और अंकल कुन बहुत बूढ़े हो चुके थे। जीजी एक ही बार में उनको खत्म कर देता है, उन्हें ऊपर से नीचे फेंकता है। ये मंजर यू हाओ ने भी देखा था और फिर उसके बाद वो बिना किसी एक्सप्रेशंस के नीचे आता है। यू हाओ से कहने लगता है कि अब तुम सेफ हो, लेकिन जाते जाते उससे एक बात पूछता है कि क्या कभी तुमने मुझसे प्यार किया था, थोड़ा सा ही सही? क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स आई थी? और ये सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन दी एंड वो उसे ये कहकर चला जाता है कि नहीं आई थी तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खुद से प्यार करने पर मजबूर कर दूंगा। अब उसके बाद वो घर जाता है। 2-3 दिन उसने खुद को अंदर ही बंद कर लिया था। असिस्टेंट उसके पास आता है, उससे सॉरी करता है कि हमें पहले ही अच्छे से जांच करनी चाहिए थी। लेकिन जीजी कहता है कि यू हाओ पर मैं खुद भरोसा करना चाहता था, फूल बना क्योंकि मैं उससे अंधा प्यार करता था। इस सब में तुम लोगों का कोई कसूर नहीं। उसने खुद कुछ नहीं खाया था, लेकिन उसे यू हाओ की फिक्र हो रही थी। वो लोग बताते हैं कि वो बस सारा दिन घर में बंद रहती है, कुछ खाती पीती नहीं है और बहुत वीक हो चुकी है। इतने में वो कहता है कि उसको एक जगह का खाना बहुत पसंद है, यूं करो उस स्ट्रीट फूड वाले को उठाओ और उसका स्टॉल हमारे घर में ही लगवा दो। फूड बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, टेक अवे तो बासी हो जाता है। अब वो यू हाओ के पास आता है, उसे पहले खुद खिलाने की कोशिश करता है, फिर दिखाता है कि तुम्हारे लिए देखो मैंने शेफ को ही यहीं पर बुला लिया है। पर फिर भी वो कोई एक्सप्रेशन नहीं देती तो उसे अंदर ले जाता है। यहाँ पर उसका फेवरेट पियानो पड़ा हुआ था। कहने लगता है कि तुम्हें ऑर्फनेज के बच्चे कितने पसंद है ना, उन्हें भी यहाँ पर बुला लूं, या फिर ऐसा करता हूँ वो जगह ही मैं खरीद लेता हूँ ताकि तुम रोज रोज वहां जा सको। वो उसे बार बार चीयर अप करने की कोशिश कर रहा था। उससे कहने लगता है कि पास्ट को भूल जाओ, जो हुआ कोई कभी जिक्र नहीं करेगा, मैंने सारा कुछ कवर कर दिया है और ना ही मैं तुम पर कोई भी पाबंदी लगाऊंगा। तुम जैसे मर्जी जैसे चाहो जी सकती हो, लेकिन बस एक शर्त है, तुमने जीना मेरे साथ है। पर यू हाओ उससे कहती है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता, तुम और मैं अलग दुनिया के हैं। तुमने जो कुछ किया है, जिस तरह से ये सारा कुछ खत्म किया है, मैं इस तरह से कभी भी नहीं चाहती थी। अगर यही सारा कुछ करना होता तो मैं कब का कर चुकी होती और तुम्हें दोबारा से एक मॉन्स्टर बनने की क्या जरूरत पड़ी थी।
लेकिन जीजी उसकी एक भी बात नहीं सुनना चाहता था। वो उससे कहता है कि तुम मेरे साथ रहोगी एंड दैट्स ऑल। लेकिन वो उससे कहने लगती है कि क्या प्यार पर क्या किसी का बस चलता है? तुम मुझे जबरदस्ती अपने साथ रखना चाहते हो और अंकल कुन जबरदस्ती तुम्हें अपने साथ रखना चाहते थे। तुम में और उनमें फर्क क्या है? प्यार कंट्रोल करने या पोजेशन का नाम नहीं होता। मैं तुम्हारी कोई एक्सेसरी नहीं हूँ जिसे तुम सजा कर अपने साथ रख सकते हो। और बस जीजी को कभी गुस्सा आता था तो कभी वो दोबारा से राम हो जाता था। उससे कहने लगता है कि जो तुम चाह रही हो मैंने सारा कुछ तो कर दिया है। तुम सेफ रहोगी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, जैसे चाहोगी वैसी लाइफ दूंगा। वो बस उसे छोड़कर वहां से भाग ही रही थी कि वो उसे पकड़ लेता है, उसे कमरे में लेकर जाता है, जबरदस्ती अंदर बंद कर देता है। उसके साथ जबरदस्ती करना उसे काफी बुरा लग रहा था, इसलिए बाहर निकलकर वो बहुत सैड दिखाई दे रहा था। लेकिन जब उसे लॉक करके निकला था, इतने में उसे लगता है कि उसने कुछ गलत कर दिया है। जब अंदर जाता है तो बाथटब में देखता है यू हाओ ने इतना रेजिस्ट किया था कि उसने खुद को खत्म करने की कोशिश कर ली थी। वो तुरंत ही उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है और उसे रेस्क्यू कर लिया गया था। अब ये देखते ही जीजी को बहुत अफसोस होता है। उसे लगता है कि मेरे साथ नहीं जीना चाहती, बल्कि इससे बेहतर ये सोच रही है कि खुद को ही खत्म कर दे। इससे बड़ी इंसल्ट मेरी और क्या हो सकती है। और फिर इसके साथ ही उसे अंकल कुन की बातें याद आने लगती हैं। तुम दोनों अलग दुनिया से हो, अपना दिल भी उसे चीर कर दे दोगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। और उसे लगने लगता है कि कहीं वाकई मेरी हैप्पी एंडिंग नहीं होने वाली। वेल, जीजी को बार बार मैसेजेस आ रहे थे। उसी एरिया में डिफरेंट फोर्सेस थी जो कि उसे अंकल कुन के बाद अगला हायर बनाने वाली थी, लेकिन वो किसी को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। पर अब जब बेचारे का बुरी तरह से दिल टूट गया था तो ऐसा करता है कि एक दिन अंकल कुन की तरह का गेटअप कर लेता है। खुद को बहुत ही मैच्योर शो कर रहा था, अपने पास गन रखता है। सबसे पहले सीधा जाता है यू हाओ के पास। उसकी फैमिली की कुछ निशानियां थी उसके पास। उसको धमकी देता है कि ये मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, नहीं तो खाना खाओ। और वो चुपचाप खाना खाने लगती है। वो उसे कहने लगता है कि मैं वापस एक मॉन्स्टर बन चुका हूँ। अगर तुम बिहेव नहीं करोगी, अपना ख्याल नहीं रखोगी, तो ये जान लो कि मैं इस पूरे एरिया को तबाह कर दूंगा। तुम्हें इस शहर से बहुत प्यार है ना, मैं यहाँ पर इतना सितम करूंगा कि लोगों का जीना मुश्किल कर दूंगा। और बस इसके बाद ही वो फैसला करता है कि वो अंकल कुन की जगह लेने वाला है। वो अंकल कुन वाले मेंशन में जा रहा था, जबकि यू हाओ जाती है सीधी अंकल ग्वान की ग्रेव पर और उनसे कहने लगती है कि बहुत कुछ गलत हो गया है, मैं इतनी स्ट्रांग और इतनी स्मार्ट नहीं थी। इतने में वहां पर एक और कॉप आता है जो कि उसके अंकल का ही स्टूडेंट था। वो उससे कहने लगता है कि अंकल ग्वान का फोन है, इसमें कुछ डाटा है जो शायद तुम ही निकाल सकती हो। लेकिन यू हाओ उससे कहती है कि आना मेरे इर्द गिर्द ना आना, जीजी को पता चला तो तुम्हें मरवा देगा। जबकि उधर अंकल कुन की सीट को अब जीजी ने संभाल लिया था और वो उनकी स्वॉर्ड को अपने हाथ में ले लेता है और सारे लोग अब उसी को ही फॉलो करेंगे, उसी के लिए काम करेंगे। जो लोग भी उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे वो इतना क्रूर हो चुका था कि खामोशी से उनको खत्म करा देता है। आज उसी मेंशन में यू हाओ भी आती है और उसे सामने बैठा हुआ जीजी बिल्कुल अंकल कुन ही दिखाई दे रहा था। और अगर जीजी को इस पॉइंट तक लेकर आई है तो वो कोई और नहीं बल्कि शायद यू हाओ ही है। वो चाहती तो उसे ह्यूमन भी बना सकती थी, लेकिन उसे वाकई पहले से भी बड़ा मॉन्स्टर बना दिया था। तो अब जीजी अंकल कुन की जगह पर माफिया बॉस बनने के बाद काफी बदल चुका था। सबसे पहले तो वो एक मीटिंग करने के लिए जाता है और वो थी जू के डैड के साथ जो कि काउंसिलमैन थे। लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत गलत आदमी थे। वो जीजी के सामने 2-3 शर्तें रखते हैं और कहते हैं कि जो अंकल कुन तुम्हारे हासिल करना चाहते थे, नहीं कर पाए थे, वो मैं तुम्हारे आगे प्रेजेंट करता हूँ, लेकिन मेरी ये शर्तें पूरी कर दो। पहले तो वो मछेरों की जगह को अपना वेयर हाउस बनाना चाहते थे और उसके बाद वो नाइट क्लब भी चाहते थे जो कि यू हाओ के नाम पर था, ताकि वहां से वो छुपकर अपना बिजनेस हैंडल कर सके। जीजी उनके सामने बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करता और कहता है कि आपकी ये सारी विशेष पूरी हो जाएंगी और उसके बाद मेरा रास्ता आपने साफ करना है। और बस उनको इतनी खुशी होती है इस बात की कि वो उससे कहने लगते हैं कि तुम जैसा फ्लेक्सिबल पर्सन ही मेरा दामाद होना चाहिए। अब जीजी जब इस तरह के काम कर रहा था तो उसे वहाँ के लोकल लोगों से काफी रेजिस्टेंस भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, इसलिए काफी लड़ाई झगड़े हो रहे थे और उसके अपने खास आदमी वहाँ के लोकल लोगों से लड़ना नहीं चाहते थे। इसीलिए वो जीजी से आकर बात करते हैं और कहते हैं कि काउंसिलमैन गलत कर रहा है। पर जीजी उन सारों पर गुस्सा करता है, उन पर चिल्लाता है। इवन कि उसका राइट हैंड जिसको वो अपना ब्रदर बोला करता था उसे भी कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम बाकियों के साथ मिले हुए हो। उसके राइट मैन का नाम फे लॉन्ग था और ये सुनते ही वो बहुत दुखी हो जाता है। कहता है कि जीजी, ना मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा और ना ही इस एरिया को, मैंने सारी जिंदगी यहीं गुजारी है। लेकिन जीजी उसे जबरदस्ती खुद से दूर कर देता है।
उसे देखकर लग रहा था कि वो सब पर जानबूझकर वायोलेंस कर रहा है। जो भी उसके सबसे करीबी थे उनको जानबूझकर खुद से दूर कर रहा है। अब इसी बारे में उससे बात करने के लिए यू हाउस के पास आती है, लेकिन वो उससे भी सख्ती से बात करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें अपने पास पता है क्यों रखा हुआ है? टॉर्चर करने के लिए। मैं कभी तुम्हारे प्यार में पागल हुआ करता था, अंधा होकर हर काम करता था, लेकिन अब वो पहले वाला जीजी जिंदा नहीं है। मैं अब इनविंसिबल हो चुका हूँ। और इसके साथ साथ वो उसे ये भी ऑर्डर करता है कि जो नाइट क्लब तुम्हारे नाम पर है उसे जू शुई के नाम पर ट्रांसफर कर दो। वो काफी रेजिस्टेंस शो करती है, उस नाइट क्लब में भी जाती है और वो लोग यही कह रहे थे कि आप इतनी रेजिस्टेंस क्यों दिखा रही हैं? हो सकता है कि जीजी इसके बदले आपको कोई और बहुत अच्छी चीज दे दे। लेकिन यहीं पर ही उसकी मुलाकात एक वेट्रेस से होती है जो उसे बताती है कि यहाँ पर जू शुई आई हुई है और मैंने उसे कुछ गलत काम करते हुए देखा है। वो शायद कुछ इलीगल ट्रेडिंग की प्लानिंग कर रही थी और बस उसने मुझे देख लिया और मेरे पीछे पड़ गई है। यूहाओ को पता चल जाता है कि वो वेट्रेस कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक रिपोर्टर थी जो कि ये सारा कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। तो जैसे ही जू अंदर आती है, यूहाओ उस रिपोर्टर को अपने बॉडीगार्ड के साथ वहां से भगा देती है। पर जू को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो यूहाओ पर हाथ उठाने ही वाली थी कि इतने में अंदर जीजी आ जाता है और अपना कोट उतार कर जू के ऊपर फेंकता है। उसे कहता है कि मुझे लग रहा था कि ठंड बहुत हो रही है, इसलिए तुम्हें कवर करने लगा था। और हाँ, जो लोग तुम्हें चाहिए मैंने वो भी पकड़ लिए हैं। उसने बॉडीगार्ड को और रिपोर्टर को भी पकड़ा हुआ था। जीजी उससे कहता है कि जैसे मिस जू चाहेंगी वैसा ही होगा, बताओ इनके साथ क्या करें। और वो उनके लिए बहुत ही सख्त पनिशमेंट की बात करती है और जीजी भी यस कर देता है कि जैसे इन्होंने ऑर्डर किया है वैसा ही किया जाए। अब उनके जाने के बाद वो यूहाओ पर काफी गुस्सा करता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे एक पागल समझा हुआ है। पहले भी बहुत बार तुम मुझे धोखा दे चुकी हो, लेकिन अब मैं बेवकूफ बनने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं करूंगा। तुमने इस रिपोर्टर को अपने बॉडीगार्ड के साथ भगाया था ना, अब वो दोनों ही भुगतेंगे। इस बात पर वो कहती है कि तुम ना मानो, लेकिन मैं ये बात जू से कहूंगी। वो जू के सामने नील डाउन भी करती है, लेकिन जीजी के दिल पर तो जैसे पत्थर ही पड़ चुका था। वो अंदर जाता है, जू के साथ खड़े होकर बहुत प्यार से बातें करने लगता है। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे वो यूहाओ को जेलस कराना चाहता है। बार बार वो आसमान की तरफ भी देख रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि बारिश होने वाली है। इतने में वो जल्दी जल्दी जू को अंदर ले जाता है और फिर थोड़ी ही देर बाद जब बारिश हो रही थी तो यूहाओ के पास कोई छाता लेकर आता है, लेकिन वो जीजी नहीं बल्कि एक मेड थी जो कि उससे कहती है कि यहाँ पर बैठने का कोई फायदा नहीं, आपके बॉडीगार्ड को और रिपोर्टर को सजा मिल चुकी है। यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि यूहाओ के पास एक पर्ची थी और इस पेपर पर कुछ लिखा हुआ था। उस रिपोर्टर ने जाते जाते उसे एक मैसेज भेजा था। ये बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं जो कि कहाँ पर हैं और एक नंबर है जो आपकी हेल्प कर सकता है। अब घर में तो जू आ चुकी थी और यूहाओ की जगह बिल्कुल ऐसे ही थी कि जैसे किसी सर्वेंट की हो। जू बात बात पर उसे नीचा दिखाती थी और उसकी इंसल्ट करती थी, उससे अपने कपड़े भी सेट करवाया करती थी। और यूहाओ एक दफा यही कर रही होती है कि पूरे के पूरा रॉड उस पर गिरने वाला था, लेकिन जीजी आकर उसे संभाल लेता है। लेकिन बाद में उसे कहता है कि तुम कितनी क्लमजी हो, जू के सारे कपड़े खराब होने वाले थे, मैंने बचा लिए। लेकिन इसके साथ साथ वो यूहाओ से एक और बात भी करता है। कहता है कि आज रात का इवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं जू के साथ जा रहा हूँ। अगर तुमने कोई गड़बड़ ना की तो फिर मैं गारंटी देता हूँ कि तुम आजाद हो सकती हो, इसलिए काम डाउन रहना, बिहेव करना। अब यूहाओ उस नंबर पर कॉल करती जो रिपोर्टर ने उसे दिया था और पता चलता है कि नंबर उसी कॉप का है जो कि उसके अंकल का स्टूडेंट था। वो बताता है कि ये रिपोर्टर मेरे साथ काम करती थी लेकिन अब मिसिंग हो गई है। दूसरी तरफ हमें जीजी को दिखाते हैं। वो जू के साथ एक ऐसी जगह पर आज जाता है जहां पर जाना अंकल कुन का सिर्फ सपना ही हुआ करता था। ये पॉलिटिशियंस और पावरफुल लोगों का एक हब था जहां पर अंकल कुन को कभी एंट्री नहीं मिली थी, लेकिन आज जू के साथ जीजी एंटर हो जाता है। ऑल्दो वो लोग जाने से पहले उसकी तलाशी लेते हैं। उसे इंसल्टिंग तो फील होता है, लेकिन फिर भी वो ऐसे दिखावा करता है जैसे बहुत कूल है। और फिर उसके बाद यूहाओ भी न्यूज में देखती है कि जीजी ने इन लोगों के साथ कोऑपरेशन के लिए डील कर दी है और साथ ही साथ जू के साथ उसकी शादी भी फिक्स हो गई है। जू के डैड ने ये अनाउंसमेंट टीवी पर की थी। इन दी एंड वो बहुत ज्यादा ड्रंक होकर घर आता है। घर आकर अपने खास लोगों को आवाजें दे रहा था जो उसके भाइयों की तरह थे, लेकिन ये भूल चुका था कि खुद ही उनको यहाँ से भेज चुका है, इतनी दूर कि वो लोग वापस कभी नहीं आएंगे। इवन कि आज तो सर्वेंट्स भी छुट्टी पर थे। इन दी एंड यूहाओ उसके पास आती है
वो पानी मांग रहा था, वो उसे पानी देना चाहती है तो वो कहने लगता है तुम भी यहाँ पर क्यों हो, तुम भी मुझे छोड़कर चली क्यों नहीं जाती जैसे बाकी लोग चले गए हैं, सब मुझसे दूर चले जाओ। अब नेक्स्ट डे जू बहुत अच्छे से तैयार हो रही थी क्योंकि उसने एक इवेंट पर जाना था जीजी के साथ। यू हाओ पहले तो उसकी सेवा करती है, उसे तैयार करती है और उसके बाद कहती है कि तुम्हारे नेल्स सेट करने वाले हैं और फिर उसके बाद उसका मैनिक्योर करने लगती है। यहाँ पर एक बहाने से उसने उसके फिंगरप्रिंट छाप लिए थे और फिर अपने कॉप फ्रेंड को बुलाती है। वो लोग एक कवर बनते हैं और वो नाइट क्लब में एंटर हो जाती है, उसी जगह पर जाती है जहाँ रिपोर्टर ने उसे बताया था। वो जू के फिंगरप्रिंट्स लगाती है और उसके बाद उसे अंदर से कुछ सबूत और फाइल मिल गई थी। लेकिन जैसे ही वो वहां से भागने वाली थी, जू वहां पहुंच जाती है अपने डैड के साथ और इन दी एंड जीजी भी वहां पर था। जू यू हाओ पर हाथ उठाती उससे पहले ही जीजी आगे बढ़ता है और उसे गर्दन से पकड़ लेता है। उससे कहता है बोला था ना तुमसे धोखा ना करना, अब फिर तुमने गद्दारी की है, अब की बार तो तुम बचने वाली नहीं, जो सजा ये चाहे तुम्हें देंगे, मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। और उसके बाद जू ऑर्डर करती है कि इसको जिंदा एक कॉफिन में डाल दिया जाए। अब उसको एक बॉक्स में बंद करके एक जगह पर पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पर दो गुंडे थे जो कहने लगते हैं कि इसे मारने से पहले क्यों ना हम देखें तो सही कि जीजी की गर्लफ्रेंड आखिर थी कौन जिसके पीछे वो इतना दीवाना था। और इससे पहले कि वो यू हाओ पर हाथ डालते हमें ये सीन दिखाते हैं कि वो बॉक्स बहुत सख्ती से बंद हो जाता है। वो किसने बंद किया था और उन गुंडों का क्या बना था ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। तब वही बॉक्स थोड़ी देर बाद पुलिस को भी मिलता है और उसके अंदर वही दोनों गुंडे बंद थे जिनके हाथ पैर बांधकर उनकी ठीक ठाक सेवा की गई थी, जबकि यू हाओ वो बिल्कुल सेफ थी। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो पता चलता है कि वो जीजी के स्पेशल लोगों के साथ है, वो सारे लोग जो उसने जानबूझकर खुद से दूर कर दिए थे। और इसके साथ साथ वो रिपोर्टर भी थी जो कि इस वक्त बिल्कुल ठीक ठाक थी। यू हाओ तो ये सारा कुछ देखकर हैरान रह जाती हैं। इतने में फे लॉन्ग उसे बताता है कि जीजी कभी भी गलत नहीं था, बल्कि उसने काउंसिल मैन को पकड़ाने के लिए और हमारे इस शहर को क्राइम से साफ करने के लिए ही एक ग्रैंड प्लान बनाया है और हम सब भी उसका हिस्सा हैं। एक्चुअली खतरा बहुत ज्यादा था, इसीलिए वो अपने फ्रेंड्स को जो उसके राइट हैंड थे उन्हें खुद से दूर कर रहा था। लेकिन फे लॉन्ग को विश्वास नहीं होता कि ये सारा कुछ जीजी कर सकता है। वो उसे मारता है, उसे बुरा भला कहता है, लेकिन फिर भी वो मुड़ मुड़ कर उसके पास आ रहा था। तो फाइनली जीजी को उसे सच बताना ही पड़ता है। वो कहता है कि काउंसिल मैन का विश्वास जीतने के लिए मुझे ये सारा कुछ करना पड़ेगा। मैं तुम लोगों को भी मार रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, ताकि तुम लोग खतरे से दूर रहो और उसे भी मुझ पर भरोसा रहे। और वो रिपोर्टर श्याओ रुई, उसे भी उसने पानी में फेंक दिया था, लेकिन फेंकने से पहले उसने बताया था कि मैंने नीचे लोग रखे हुए हैं, वो तुम्हें रेस्क्यू कर लेंगे। ये सारी प्लानिंग के बाद उसके तीनों ब्रदर्स उसके पास आते हैं और नील डाउन करते हैं। कहते हैं कि हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं थी, हमें अंकल कुन ने अडॉप्ट किया था और हमें गलत रास्ते पर चला दिया था, लेकिन अब जब आप सीधे रास्ते पर चलना चाहते हैं तो हम आपको फॉलो करेंगे, कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब इसके साथ साथ फे लॉन्ग यू हाओ को ये भी बताता है कि जिस दिन आपने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी तो उस दिन तो जीजी टूट कर ही रह गया था। यही वो दिन था कि जब उसे विश्वास हो गया था कि वो आपको कभी भी पा नहीं सकता, आप दोनों अलग दुनिया से हैं, इसलिए वो अपनी दुनिया छोड़ आपकी दुनिया का मेंबर तो नहीं बन सकता, लेकिन उस दुनिया को जिसने उसे गलत रास्ते पर लगाया था उसे बर्बाद तो कर सकता है। और यही उसने ठान लिया था। इस सारा समय जीजी ऐसा दिखाता था कि जैसे उसे यू हाओ की कोई परवाह नहीं है और वो उसे टॉर्चर कर रहा है, लेकिन इनफैक्ट वो उसकी केयर करता था। उसने अपने प्लान के बारे में इसलिए नहीं बताया था ताकि वो किसी खतरे में ना पड़े। वो जब उसे सख्ती से बात करता था, उस पर गुस्सा करता था, तो बाद में जाकर खुद को बहुत सजा देता था और उसकी आंखों में हमेशा आंसू आ जाते थे। वो कभी भी बुरा व्यवहार यू हाओ से करना ही नहीं चाहता था। और इसके साथ साथ हमें दिखाते हैं कि वो कॉप ली, उसको भी सारी सिचुएशन में और किसी ने नहीं बल्कि जीजी ने ही एंटर कराया था। अब जब वो ठीक रास्ते पर जा रहा था तो पुलिस को भी अंदर इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी था और उसने कॉप्स में से तलाश किया था कि कौन है जो अंकल गुआन के बाद सबसे ज्यादा अपराइट पर्सन है, और वो कॉप ली ही था। वो उसे अपने पास बुलाता है, उसके साथ मीटिंग फिक्स करता है कि मैं खुद भी सरेंडर करूंगा और हमारे शहर में सारे गैंगस्टर्स को मैं एक ही दम खत्म करने वाला हूँ। और इस सारी प्लानिंग में उसने पुलिस को शामिल किया हुआ था और साथ ही साथ उसने ली को खुद यू हाओ के पास भेजा था। वो ऐसा शो करता था कि जैसे यू हाओ पे आजकल नजर भी नहीं डालता, लेकिन सीसीटीवी में अक्सर उसे देखता था और जब उसके आंसू गिरते थे तो जाकर पहुंच तो नहीं सकता था, लेकिन मन ही मन अफसोस बहुत करता था। उसे मालूम पड़ गया था कि वो और यू हाओ एक नहीं हो सकते, तो अपना एक बुरा इमेज उसके मन में देकर जाना चाहता था
ताकि वो जल्दी मूव ऑन करके जिंदगी में आगे बढ़ सके। चाहे तो उससे नफरत करे लेकिन अपनी जिंदगी शांति से गुजारे। वेल, अब भी ऐसा ही हुआ था। उसने सबको यही यकीन दिलाया था कि वो युहाओ को भी छोड़ चुका है और अपने सारे वफादारों को भी, लेकिन इनफैक्ट वो एक बहुत बड़ा जाल बुन रहा था। अब ये सारी बात युहाओ को पता चलती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहने लगती है कि ये मेरा सपना था और मेरा प्लान था कि मैं यहाँ की सारी इविल फोर्सेस को खत्म करना चाहती हूँ और मेरा सपना अब जीजी ने अपना लिया है। अब उसी टाइम पर हमें जीजी को दिखाते हैं। उसने माल के बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स प्रोडक्शन करा कर इधर उधर भेज दिए थे सबसे बड़े क्लाइंट्स को, और उसके बाद वो बैठा हुआ था जू शुई और उसके डैड के साथ मीटिंग करने के लिए। वो लोग बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन इतने में उन्हें एक कॉल आती है और पता चलता है कि जो माल उनके पास भेजा गया है वो ड्रग्स नहीं थे बल्कि वो तो आटा था। और बस उन्हें 2 मिनट नहीं लगते ये समझ आने में कि ये सारा कुछ जीजी ने ही कराया था। वो कहता है हाँ मैंने ही कराया था। उनके हाथ में मौजूद गन जीजी को कुछ भी नहीं कह सकती थी। जीजी उन्हें पकड़ लेता है और बताता है कि इस टाइम पर भी इस वाइन की बॉटल के अंदर एक कैमरा लगा हुआ है जो कि सारा कुछ लाइव रिकॉर्ड करके चला रहा है। अभी भी आप लोगों ने जो प्लानिंग्स की हैं, जो बातें की हैं, सब पता चल गई हैं। वो स्टार्ट से ही उनके खिलाफ था। उनके बड़े बड़े ऑर्डर्स हासिल करके उनके क्लाइंट्स का पता चलाना चाहता था और इन दी एंड वो उन्हें यही कहता है कि ईवल को मैंने ईवल से ही खत्म किया है, दैट्स ऑल। और पुलिस उन सारे ठिकानों पर चली जाती है जहां पर ड्रग्स छुपी हुई थी, वो भी पकड़ लेते हैं और उनका इलीगल का सारा पैसा भी जब्त हो जाता है। लेकिन इतने में जू शुई के डैड कहने लगते हैं कि सब इतना आसान भी नहीं है। जहां पर मैंने लॉकर में वो फाइल्स रखी हुई हैं, वहां पर एक ऐसा सीक्रेट अलार्म है जो कि तुम्हारे लोगों को पकड़ा देगा। और फिर हमें पता चलता है कि वहां से वो सीक्रेट फाइल्स उठाने के लिए और कोई नहीं बल्कि युहाओ ही गई हुई थी। इतने में वहां अलार्म बजता है और उनके सारे आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। वो युहाओ पर अटैक कर रहे थे लेकिन फे लॉन्ग उसे बचाता है। इन दी एंड जब वो नीचे जाती है तो बुरी तरह से पकड़ी जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई था जो कि तेजी से गाड़ी चलाते हुए उसे रेस्क्यू करने आ जाता है और वो जीजी ही था। और वो सारी फायर्स जो कि युहाओ को लगनी थी अब गाड़ी पर लग जाती हैं। दूसरी तरफ फे लॉन्ग भी उसे रेस्क्यू करते करते अपनी जान दे चुका था। जीजी जब गाड़ी चला रहा था तो उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि अब हमारी मुलाकात हो पाएगी, लेकिन देखो फिर भी हो गई है। और फिर याद करता है कि इतनी तेज गाड़ी मैंने लास्ट टाइम तब चलाई थी कि जब तुम अंधेरे से बहुत डर रही थी और उस रात तूफान आया हुआ था। और इसके साथ साथ मन की बहुत सारी बातें भी उससे करता है। कहता है कि थोड़े दिन मैंने मास्क पहना, एक दिखावा किया है और मुझे पता चला है कि जिंदगी कितनी मुश्किल होती है एक दिखावे के साथ जीने वाली, और तुमने तो मेरे साथ इतने साल दिखावा करते हुए गुजार दिए थे। पहले मुझे बहुत गुस्सा भी आया था, बुरा भी लगा था, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि तुम्हारे लिए भी ये टाइम बहुत पेनफुल रहा होगा। तुमने सारा समय मुझसे गुजारा ये नाटक करते हुए कि तुम मुझसे प्यार करती थी, लेकिन फिर भी वो टाइम मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर टाइम था और ये अच्छी यादें लेकर मैं सारी जिंदगी बाकी की गुजार सकता हूँ। और बस इसी के साथ ही उसकी हालत खराब होने लगती है। वो उससे कह रहा था कि तुम शांति से अपनी जिंदगी जीना, यहाँ की सारी बुरी फोर्सेस खत्म हो चुकी हैं, तुम्हारा मिशन पूरा हो चुका है। मैं जैसे ही तुम्हें बॉर्डर के करीब पहुंचाऊंगा वहाँ पर पुलिस वाले तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे। मेरे बारे में भूल जाना, कोई भी मेरा पूछे तो कहना कि वो मुझ पर टॉर्चर करता था, मुझे जबरदस्ती साथ रखा हुआ था, और अपने लिए कोई अच्छा सा लाइफ पार्टनर तलाश कर लेना, वो जो तुम्हारी केयर करे। और हाँ, उसे ये जरूर बताना कि तुम्हें किन किन चीजों से एलर्जी है, तुम अक्सर भूल जाती हो। और इसके साथ ही हमें पता चलता है कि युहाओ को बचाते हुए अपनी गाड़ी बीच में ले आया था और वहां से उसे काफी सारे फायर्स लग चुके हैं। ये बुलेट्स उसके अंदर ही थी और अब उसे बहुत पेन दे रही थी। उसकी इतनी ब्लीडिंग हो चुकी थी कि लगता था कि शायद वो और जी नहीं पाएगा। युहाओ ये देखकर बहुत रोती है, कहती है कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं, सब छोड़ो, लेकिन वो कहता है अब बहुत देर हो चुकी है। और फिर फाइनली ये रात गुजर जाती है, सूरज भी निकल आता है और इसके साथ ही वो लोग बॉर्डर के करीब पहुंच चुके थे। यहाँ पर उन्हें पुलिस की गाड़ियों की आवाज आती है, सायरन बजने की। जीजी कहता है कि ली पर भरोसा करके मैंने ठीक किया, वो एक अच्छा इंसान है, सही टाइम पर पहुंच गया है। और बस युहाओ को अलविदा करने के टाइम पर वो उससे कहता है कि ब्रेसलेट जो तुमने मुझे गिफ्ट में दिया था ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसमें सारी रिकॉर्डिंग, सारा डाटा है, उस काउंसिल मैन के खिलाफ भी और उसके क्लाइंट्स के खिलाफ भी। मैंने सारा कुछ इसमें सेव करके रखा है, तुम्हारी हेल्प करेगा। और बस इसके साथ ही पुलिस वहां पर आ जाती है। वो युहाओ को जबरदस्ती गाड़ी से नीचे उतारता है और आगे भेज देता है। और इसके साथ ही जीजी इस दुनिया से चला गया था। और जीजी जाने से पहले केस के लिए इतने तगड़े सबूत देकर गया था कि कोई भी बच नहीं पाता, सबको सजा हो जाती है। और फिर एक दिन पुलिसमैन ली युहाओ को बुलाता है एक जगह मिलने के लिए। उससे कहता है कि इस ब्रेसलेट से सारा डाटा हमने निकाल लिया था और ये बहुत हेल्पफुल रहा था, ये अब मैं तुम्हें वापस दे रहा हूँ।
जीजी एक बहुत ही अच्छा इंसान था। अंकल कुन ने उसे बचपन से अपने साथ रखा था और उसका ब्रेन वॉश किया था। उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी सिवाय इसके कि वो उनके गैंग का हिस्सा बन जाए। लेकिन जब सही और गलत दोनों उसके सामने आए तो उसने अपनी जान देकर गलत रास्ते को खत्म किया और सही को चुना। अब उसी की यादें लिए हुए युहा उस फॉर्चून टेलर के पास जाती है। वो कहती है कि पहले तो तुम मुझसे बेबी के बारे में या अपने कैरियर के बारे में पूछती थी, लेकिन वो कहती है मैं आपसे सिर्फ मिलने के लिए आती थी एक नाटक करते हुए, वरना मुझे आपकी बातों पर कोई भरोसा नहीं था। तो वो कहती है कि आज फिर मैं तुम्हारे लिए एक प्रेडिक्शन करती हूँ। वो उसके लिए कार्ड रीड करती है और उसे बताती है कि बेशक तुम्हारा हमसफर इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन उसके जाने से पहले ही तुम कंसीव कर चुकी थी। उसकी एक निशानी है तुम्हारे पास जो इस दुनिया में आएगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। इसका यही मतलब था कि यूहाओ जल्द ही जीजी के बेबी की मामा बनने वाली है। अब इसके साथ ही वो वापस आती है। वो घर जहाँ पर वो रहा करते थे जीजी ने उसी के नाम लगा दिया था और वहाँ पर बहुत सारे ऑर्फन बच्चे भी थे जिनको यूहाओ अडॉप्ट करती है और जीजी की बहुत सारी यादों के साथ वो अपनी बाकी जिंदगी वहीं पर ही गुजार रही थी। यहाँ पर अक्सर उसे याद आता था कि जीजी से उसकी मुलाकात कैसे हुई थी। जीजी को हमेशा से वो बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन वो उसे अप्रोच करने में इसीलिए लेट कर गया था क्योंकि उसे लगता था कि वो बहुत प्योर है और मैं बहुत फिल्दी। लेकिन इन दी एंड वो खुद को प्योर करते करते इस दुनिया से ही चला गया। और बस इसी के साथ ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।